माध्यम से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जी। सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और नॉलेज किस किस चीज की होनी चाहिए? प्रोडक्ट नॉलेज, साथ में मार्केट की नॉलेज, साथ में कॉम्पिटिटर की नॉलेज। हम में से बहुत सारे एजेंट काम तो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं उनसे बात करूंगा कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो उतनी डीप नॉलेज नहीं रखते, जिसकी वजह से यदि वो बड़े क्लाइंट से मिलने में भी कतराते हैं। और छोटे क्लाइंट्स तो वो ऑलरेडी बिजनेस कर लेते हैं। तो बड़ा क्लाइंट जो होता है फ्रेंड्स, वो टाइम लेता है, आपकी नॉलेज चेक करता है। जब उसको कॉन्फिडेंस होता है कि आप अच्छा काम कर रहे, आपको अच्छी नॉलेज है, तो वो आपके साथ जुड़ भी सकता है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को नॉलेज भी अपनी इंक्रीज करनी चाहिए, साथ ही साथ में जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी में किस टाइप के प्रोडक्ट हैं, यूलिप में क्या उनका वो क्या रिटर्न दे रहे हैं, और हम उनके बोनस रेट क्या चल रहे हैं, और हमारे एलआईसी के बोनस रेट क्या चल रहे हैं, ताकि हम सामने वाले को अपना एक एज बता सकें कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं, हम आपको ये बेनिफिट देंगे। सो मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ सबसे पहले आपको अपना मिशन डिसाइड करना होगा कि आपको इस वर्ष करना क्या है। क्या गत वर्षों की जैसे आप बिजनेस करते आ रहे हैं लास्ट ईयर में, उसी तरह का बिजनेस करना है, या कुछ हटके करना है? और अगर कुछ हटके करना है, तो साथियों समय भी कुछ हटके करना देना पड़ेगा आपको। अगर अभी तक आप 1 या 2 घंटे या 3 घंटे काम कर रहे थे और आपको रिजल्ट कम आ रहे थे, तो साथियों, ये तो वही वाली बात हुई कि यदि मैं गाड़ी को ज्यादा मूव कराना चाहता हूं, तो मुझे एक्सीलेटर भी ज्यादा देना होगा। उसी तरह यदि मैं चाहता हूं कि मेरी नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़े, मेरे प्रीमियम बड़े शॉर्ट्स आए, तो मुझे नंबर ऑफ मीटिंग ज्यादा करनी होगी, यानी टाइम ज्यादा देना होगा। ये कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड करता है। दूसरी, मैंने एक लास्ट मीटिंग में एक बात की थी, मैं अभी एक पेड सेशन अटेंड करके आया, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, जिसमें अराउंड 15,000 रुपए फीस थी। लेकिन मुझे वहां से एक बात जो निचोड़ के रूप में आई, वो मैं फिर दोबारा पुनः आपसे शेयर करना चाहूंगा। कि उसमें एक बात बोली गई थी कि एक एजेंट पॉलिसी के लिए जाता है, और यदि कोई क्लाइंट उसको मना कर देता है, तो वो नेगेटिव हो जाता है। 3-4 क्लाइंट लोगों से बात करता है कि सर आप पॉलिसी लीजिए, या इस टाइप से वो बात करता है, और वहां पे उसको रिजल्ट नहीं आता, तो उसको लगता है मैं किस प्रोफेशन में आ गया हूं। लोग मना करते हैं। इंश्योरेंस का बिजनेस, अगर आप पहले से ही माइंड मेकअप करके चलेंगे कि इस जो बिजनेस के अंदर रिजेक्शंस तो इसका एक पार्ट है। आप बात करेंगे 10 लोगों से, उसमें से 1 या 2 पॉलिसी आपको, 1 या 2 मीटिंग मिलेंगी, और उसके बाद में वो क्लोजिंग होगी। अगर आप इस सोच के साथ पहले से ही जाते हैं, तो आपको पता है कि मैं भैया आप म्यूट हो गए। मुझे एक बार आप दोबारा दीजिए अनम्यूट के लिए। हाँ दे दिया भैया। जी, एक सेकेंड। जी फ्रेंड्स, अभी भेजा नहीं है तुषार आपने? आ रही है भैया, आवाज आ रही है। अच्छा, ओके। सो फ्रेंड्स, मैं जो बात कर रहा था, वो ये बात कर रहा था कि वहां पर मुझे ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ एक बात समझ आई, और उन्होंने ये बात बोली कि यदि एजेंट ये समझ ले कि ये बिजनेस रिजेक्शन का ही है, शुरू में इसमें रिजेक्शन ज्यादा होंगी, आप 50 लोगों से ना सुन लें लगातार, 25 लोगों से लगातार ना सुने, और आपको पता है कि यार वो ना ही कहने वाला है, और इन बिटवीन जब आपके पास एक हाँ निकल के आती है, तो आपको पता है अरे यार ये तो पार्टी इंटरेस्टेड है। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों से सिर्फ इस बारे में बात करनी होगी कि या आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, या फिर आज का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है, डायरेक्ट एलआईसी के बारे में बात नहीं करते, हम मैच्योरिटी के बारे में बात करते हैं। सर आप 50 लाख रुपए लेना चाहते हैं, आप 1 करोड़ रुपए लेना चाहते हैं, आप 5 करोड़ रुपए लेना चाहते हैं। सो जब आप इस तरीके से बात करेंगे, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा 10 मिनट का एक सेशन, जो कि मैंने ट्रेनिंग के माध्यम से सीखा, और आप लोगों को भी मैं इस बारे में बता रहा हूं। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, हमारे बीच हमारे ही एडवाइजर, हमारे टीम के एडवाइजर तुषार गुप्ता जी, इनका जोरदार वेलकम करते हैं। सामने से जो वीडियोस हैं उसमें क्लैप नजर आना चाहिए, ताकि ये आपको अच्छी शेयरिंग कर सकें कि कैसे आप अपना बिजनेस बढ़ाएं। सो जोरदार वेलकम, वार्म वेलकम तुषार गुप्ता जी का। थैंक यू सर। जी। मैं अपनी जी स्क्रीन तुषार शेयर जी। करूंगा सर, बताइएगा एक बार। स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। स्क्रीन जी विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है।
सभी फ्रेंड्स को विजिबिलिटी क्लियर आ रही है? जी ठीक है। थैंक यू मनीष भैया, और आप सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत स्वागत है इस सेमिनार में, जिसमें हम आज 3 से 4 चीजें सीखेंगे। और 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको लगेगा कि आप काफी कुछ सीख के जा रहे हैं, और जब आप उसको मार्केट में अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपको रिजल्ट जरूर आएगा। तो मैं सबका थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला ये मीटिंग अटेंड करने के लिए, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप सब पेन और कॉपी के साथ रेडी हैं? अगर हैं तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि वाई यस। सब पेन और कॉपी के साथ रेडी हैं? जी, रिप्लाई कर दीजिए सभी। ओके, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पीपीटी चेंज हो रही है भैया? जी जी जी, स्लाइड चेंज नहीं हुई, अभी वही पेन पेपर वाली ही स्लाइड आ रही है आपकी। इस समय चेंज होती हुई देखी? नहीं, अभी नहीं। जी जी, अब दिख रही है? अभी तुषार वही वाली स्लाइड आ रही है। अभी भी नई नहीं आ रही? नहीं 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 आई अभी। कुछ रोटेशन में प्रॉब्लम है शायद। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, स्क्रीन तो शेयर है। हाँ, अब हो गया। जी जी, बिल्कुल क्लियर आ गया था सर। आ गया था? तुषार जी, जी जी जी, आप विजिबल है? बिल्कुल। टॉपिक 1, टॉपिक 2। हाँ, आज हम सीखेंगे कि कंसेप्ट सेलिंग क्या होता है। मैं इसको दूसरे व्यू में चलाऊंगा भैया, ये मे भी चल नहीं रही है। ठीक है, जब तक आप कीजिए, मैं इन बिटवीन फिर बात शुरू कर तक रखता हूँ। जी, सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्निकल शायद प्रॉब्लम आ रही होगी। अभी स्लाइड दिख रही है? हाँ बिल्कुल, टॉर्च नजर आ रही है। जी हाँ, कंसेप्ट सेलिंग के ऊपर बात करेंगे कि कंसेप्ट सेलिंग होती क्या है। दोस्तों, कंसेप्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आप अपने जो थॉट्स हैं वो कस्टमर के सामने किसी एग्जाम्पल, स्टोरी या एक्सपीरियंस के थ्रू शेयर करते हैं। जब आप उनको बीमा ना बेच के बीमा की बात इस हिसाब से करते हैं कि वो किसी एग्जाम्पल के थ्रू जाए, किसी कहानी के थ्रू जाए, या किसी एक्सपीरियंस के थ्रू आप शेयर करें, तो उस अप्रोच को कहते हैं कंसेप्ट सेलिंग। 3 तरह की अप्रोच होती है। सबसे पहली होती है रिजेक्टेबल अप्रोच, कि आप कस्टमर के पास गए, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। दूसरी होती है एक्सेप्टेबल अप्रोच, कि कस्टमर ने आपसे पॉलिसी ले ली। और तीसरी होती है रेफरेबल अप्रोच, कि कस्टमर आपको आगे भी रेफर करता है। तो हम आज 2 अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि रिजेक्टेबल अप्रोच क्या होती है और एक्सेप्टेबल अप्रोच क्या होती है। दोस्तों, रिजेक्टेबल अप्रोच है कि हम प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग करते हैं। हम जो भी हमारा डिस्कशन होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर होता है, कि जीवन आनंद पॉलिसी ले लो, जीवन लाभ ले लो, जीवन लक्ष्य ले लो। हम कमीशन के ऊपर काम करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा यहाँ पे अगर ये पॉलिसी सेल हो जाती है और उससे मेरे को अगर 20,000 25,000 कमीशन आएगा, तो मैं उसको अपने घर के बिजली के बिल में भर दूंगा, उससे अपने बच्चों की ट्यूशन फीस भर दूंगा। वो हमारा कमीशन बेसिस पे वर्क होता है। जो हमारा डिस्कशन होता है वो प्राइस पे होता है, किसी भी वैल्यू पे नहीं होता। हम कस्टमर की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, हम केवल अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर बात करते हैं। हमारा जो मेन इंटेंशन होता है वो होता है कि हमारा कोई टारगेट फुलफिल हो जाए, या तो हमारा बिजनेस पूरा हो जाए, या मेरा कोई जो कंपटीशन चल रहा है वो क्वालिफाई हो जाए। हमारा ऑब्जेक्टिव वो होता है। हम जब कस्टमर ऑब्जेक्शन देते हैं तो हम उनसे अननेसेसरी कंपैरिजन में चले जाते हैं और कस्टमर की लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते। इस वाली अप्रोच को कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच, और ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि यहाँ पे कस्टमर आपसे कोई छोटी मोटी पॉलिसी ले लेता है या फिर आपको सीधा ही रिजेक्ट कर देता है। तो
दूसरी अप्रोच होती है वो होती है एक्सेप्टेबल अप्रोच, जिसको कहते हैं कंसेप्ट बेस्ड। इसमें हम कस्टमर की नीड एनालिसिस करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं और उसके हिसाब से उनको पॉलिसी देते हैं। यहाँ पे हमारा जो होता है वो कमीशन के लिए नहीं काम करते, यहाँ पे हम एक मिशन पे काम करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से एडवाइजर कहते हैं कि मेरा एक मिशन है कि मैं 1 लाख लोगों को की फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं 10,000 लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ जिससे कि रिटायरमेंट पे उनको हमेशा पेंशन मिलती रहे, मैं 5,000 लोगों की शादी के लिए कोई फंड देना चाहता हूँ। तो इस तरह के मिशन पे वर्क करते हैं। जो भी डिस्कशन होता है वो वैल्यू पे होता है, प्राइस पे नहीं होता। और कस्टमर भी और उनके फैमिली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। पहले सबसे पहले कस्टमर का इंटरेस्ट होता है, बाद में एडवाइजर का इंटरेस्ट होता है। और कस्टमर की लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करते हैं किसी भी तरह से। तो इसको हम आगे चल के और देखेंगे। दोस्तों कोई भी ना प्रोडक्ट नहीं लेता है, हम क्या लेते हैं कि वो प्रोडक्ट हमको किस तरह से सर्व कर सकता है। अगर मैंने ये चश्मा लिया हुआ है तो ये मैंने चश्मा इसलिए लिया हुआ है कि ये मेरे को विजन देता है। हम कभी भी एसी नहीं लेते, एसी हमारे जो रूम के टेम्परेचर को एक कूल में कन्वर्ट कर देगा, हम वो लेते हैं। तो अगर आप इन 4 चीज में से कोई चीज कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर रहे हो तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले लेगा। या तो आप उनकी कोई कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्व करवा दीजिए, कस्टमर के पास कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है आप उसको उस प्रोडक्ट से सोल्व करवा दो, या कस्टमर का कोई फ्यूचर में ड्रीम है, गोल है और आपका प्रोडक्ट उससे अचीव कर पा रहा है तो आप उसका गोल अचीव करवा दो। या कस्टमर की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो जाए, या कस्टमर की फैमिली की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो जाए। अगर इन 4 चीज पे आपकी प्रेजेंटेशन है तो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ले लेगा, नहीं तो कस्टमर आपको रिजेक्ट कर देंगे। हम क्या है, हम क्या बेच रहे हैं। दोस्तों मैंने एक बड़े अच्छे ट्रेनर से सुना था कि जो हम है ना, हम बीमा नहीं, हम एक पॉलिसी बेचते हैं। और कस्टमर भी ना बीमा नहीं लेता, एक पॉलिसी लेता है। तो हमें बीमा बेचना है। बीमा होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग या किसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन हम उनको केवल एक पॉलिसी बेचते हैं कि सर आप आनंद ले लो, लाभ ले लो। तो जब तक ये पॉलिसी बेस्ड अप्रोच होती रहेगी तब तक आप इस जो फील्ड में है एक बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप अपनी अप्रोच से चेंज कर देंगे। इंश्योरेंस क्या है, अगर आप देखो इंश्योरेंस क्या है, हम सब इंश्योरेंस के फील्ड में हैं। तो इंश्योरेंस, आप कभी भी ये मत सोचो कि आप इंश्योरेंस बेच रहे हो। दोस्तों इंश्योरेंस को आप मनी से रिलेटेड करो कि आप कस्टमर को मनी बेच रहे हो, क्योंकि इंश्योरेंस का अल्टीमेट जो है वो मनी है। अगर डेथ होती है तो सम एश्योर्ड के बेस पे फैमिली को मनी मिलती है, डेथ नहीं होती तो मैच्योरिटी के बेस पे मनी मिलती है, बच्चों की एजुकेशन के लिए मनी मिलती है, उसके रिटायरमेंट के लिए मनी मिलती है। तो आप कभी भी ये मत सोचो कि मैं कस्टमर को इंश्योरेंस बेच रहा हूँ। आप हमेशा अपनी अप्रोच चेंज कर दो कि मैं उसको पैसा देने जा रहा हूँ। और जब आप इस थॉट के साथ जाओगे ना तो आपका एक कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। और अगर आप किसी भी कस्टमर से पूछो कि मनी क्या है, तो मनी है चॉइस, मनी है पावर, मनी है फ्रीडम। अगर आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि आप किस काम में हो तो आप ये कहो कि मैं लोगों को पावर बढ़ाने में काम करता हूँ, मैं उनकी चॉइस बढ़वाने में काम करता हूँ और मैं उनको फ्रीडम दिलवाने में काम करता हूँ। कभी भी ये मत कहो कि मैं इंश्योरेंस में हूँ, मैं बीमा में हूँ। इसको आप दूसरे तरीके से देखोगे तो आपकी अप्रोच अपने आप चेंज हो जाएगी। उसको मैं दिखाता हूँ कि कस्टमर क्या बिहेव करता है। कस्टमर कोई मूवी टिकट नहीं लेता, वो एंटरटेनमेंट लेता है। कस्टमर कभी भी मूवी टिकट नहीं लेता, वो एंटरटेनमेंट लेता है कि मैं अगर ये मूवी देखूंगा तो उससे मेरे को 2 घंटे 3 घंटे का एंटरटेनमेंट होगा। आप न्यूज़पेपर नहीं लेते, आप न्यूज बाय करते हैं। इसी तरह आप आई ग्लासेस नहीं बाय करते, आप विजन बाय करते हैं। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, कस्टमर हमेशा उसको बाय करता है। हम कभी भी एयर टिकट नहीं बाय करते, हम फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय करते हैं। इसी तरह जैसे मैंने एग्जांपल में कहा था कि हम एसी नहीं बाय करते, हम कूल कंफर्ट एयर बाय करते हैं। या हम मोबाइल फोन नहीं बाय करते, हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन बाय करते हैं। तो वो अप्रोच आपको लेके जानी चाहिए कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है कस्टमर की किस किस तरह से हेल्प करेगा। वो भी हम आगे आगे देखेंगे। या एक बार दिखाना, अगर मैं इसको पीपीटी फॉर्म में चलाता हूँ तो ये अभी बदल रही है या नहीं बदल रही? जी चेंज हो रही है अब? नहीं, अभी नहीं हो रही।
अभी कौन सा है सामने? वही वाला जो 3 बल्ब्स वाला ही, नीड वे सेल का हिसाब से था जो। कोई पीपीटी चेंज हुई है? पीपल बाय फॉर देयर रीजन नॉट योर्स। नहीं नहीं, अभी नहीं हुई। कोई टेक्निकल वो आ रहा है, तो मेरे को शायद वैसे ही लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ अब चेंज हो गया। पीपल बाय फॉर देयर रीजन, पीपल जो भी है ना वो अपने कारण से लेते हैं। आप उनको अपना कारण से दोगे तो वो नहीं देंगे। सॉल्यूशन देना चाहिए प्रोडक्ट की जगह, वैल्यू ऐड करनी चाहिए प्राइस की जगह, कस्टमर की नीड को पहले रखना है और रिलेशनशिप सेलिंग करनी है। दोस्तों ये लिखा है देखिए इसमें रेड में, इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस यू नीड टू चेंज द अप्रोच। तो आपको ये 4 अप्रोच में चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे बताता हूँ ह्यूमन लाइफ वैल्यू का, कि ये आप कस्टमर से भी डिस्कस कीजिए और ये इसका आप नोट भी बनाइए, इससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगा। किसी भी कस्टमर के पास जाइए और उनसे कहिए कि सर कस्टमर जो भी एक पर्सन है उसकी लाइफ में 4 तरह की वैल्यू होती है। सबसे पहली वैल्यू है इमोशनल वैल्यू, कि वो जो पर्सन है वो अपनी फैमिली के साथ इमोशनली कनेक्टेड है। किसी के लिए वो हस्बैंड है, किसी के लिए वो बेटा है, किसी के लिए वो फादर है, तो वो इमोशनली कनेक्टेड है। दूसरी जो वैल्यू है वो है फिजिकल वैल्यू, कि आप अपनी फैमिली के लिए फिजिकल एफर्ट करते हो। बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाना है, माता पिता को मंदिर लेके जाना है, वाइफ को कुछ शॉपिंग कराने लेके जानी है, बच्चों के एडमिशन के लिए कहीं आपको अपना टाइम देना है, तो आप क्या है वो फिजिकल वैल्यू आप अपनी फैमिली की लाइफ में ऐड कर रहे हो। तीसरी होती है फाइनेंशियल वैल्यू, कि आप उनके लिए पैसा कमा रहे हो और उनकी सारी जो भी नीड्स हैं और वांट्स हैं उसको पूरा कर रहे हो। और चौथी तरह की वैल्यू होती है इंटेलेक्चुअल वैल्यू, कि जो आपकी सोच है, समझ है, जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हो। जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है तो एक परिवार को ये 4 तरह के लॉस होते हैं। सबसे पहला लॉस होता है इमोशनल वैल्यू, कि कोई अपने हस्बैंड को या कोई अपने बेटे को होता है। दूसरा होता है फिजिकल वैल्यू, कि जो पर्सन हमें फिजिकल एफर्ट्स दे रहा था हम उसका भी लॉस करते हैं। तीसरी होती है फाइनेंशियल वैल्यू, कि जो हमें इनकम अर्न करके दे रहे थे हमारा उसका भी लॉस होता है। और चौथी होती है इंटेलेक्चुअल वैल्यू। आप कस्टमर से कहिए कि सर इन 4 में से कोई भी वैल्यू को हम बदल सकते हैं, तो केवल एक वैल्यू है फाइनेंशियल वैल्यू। जो मैं जिस व्यवसाय में हूँ, जो मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर कल आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो आपकी फैमिली को जो आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे वो मेरा प्रोडक्ट आपको लाइफ टाइम देता रहेगा। वो होता है फाइनेंशियल वैल्यू रिप्लेसमेंट। इमोशनल वैल्यू कोई नहीं बदल सकता, फिजिकल वैल्यू कोई नहीं बदल सकता, इंटेलेक्चुअल वैल्यू भी कोई नहीं बदल सकता। जो समझ बिल गेट्स के पास है, एलन मस्क के पास है, वो किसी और के पास नहीं हो सकती, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल वैल्यू। या जो स्टीव जॉब्स के पास थी वो होती है इंटेलेक्चुअल वैल्यू। तो 4 तरह की वैल्यू है। अब कस्टमर से कहिए कि सर जो इमोशनल वैल्यू होती है ना वो 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीने के बाद कम हो जाती है। किसी भी फैमिली में अगर डेथ होती है तो धीरे धीरे कहते हैं ना कि वो दर्द भरने लग जाता है, फैमिली अपनी एक रूटीन में आ जाती है। फिजिकल वैल्यू भी बहुत से जने आप देखते होंगे एडजस्ट कर लेते हैं कि बच्चे अपने आप ही एडमिशन के लिए जा रहे हैं, या किसी पड़ोस ने आके, चाचा ताऊ मामा ने थोड़ी हेल्प कर दी उनकी करने के लिए। लेकिन अगर फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है तो जो फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत नीचे आ जाता है। अगर किसी परिवार में फाइनेंशियल वैल्यू का सपोर्ट है तो इमोशनल वैल्यू और फिजिकल वैल्यू का इतना पता नहीं चलता कुछ समय के बाद। लेकिन अगर फाइनेंशियल वैल्यू का सपोर्ट नहीं है तो ये इमोशनल वैल्यू और फिजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा हर्ट करती है। तो इस चीज से को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरा जो प्रोडक्ट है ये आपकी फैमिली को वो फाइनेंशियल वैल्यू प्राप्त करेगा। तो इस तरह से आप एक कंसेप्ट है जो अपने कस्टमर को बता सकते हो कि हमारी लाइफ में किस तरह की 4 वैल्यू हैं, फाइनेंशियल वैल्यू का कितना महत्व है, कितना रोल है, और किस तरह जो मेरा जो ये आज प्रपोजल है ये आपके फैमिली को वो फाइनेंशियल जो सेटबैक आ सकता है उससे बचाएगा। तो ये पूरा एक स्लाइड है। बहुत बढ़िया। दूसरा है लाइफ साइकिल। किसी भी कस्टमर को आप जिस तरह से बना हुआ एक डायग्राम खींचिए कि सर हमारी लाइफ में 3 तरह के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है 0 से 25। ये वो स्टेज है जब हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है।
हमारे सारे खर्चे हमारे पेरेंट्स बियर करते हैं, हमारी स्कूलिंग है, ट्यूशन की फीस है, ये वो खर्चे हैं जहाँ पे हम डिपेंड हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। दूसरी स्टेज होती है 25 से 60। 25 से 60 की वो स्टेज होती है कि जब हमारी जॉब लग रही हो गई होती है, या फिर हम बिजनेस में आ गए होते हैं, या हम कोई भी अपना काम स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब है कि हम अर्निंग चालू कर देते हैं। तो 25 से 60 की स्टेज में हमारे लाइफ में अलग अलग इवेंट्स आते हैं। कुछ इवेंट्स अच्छे होते हैं, कुछ इवेंट बुरे होते हैं। अच्छे इवेंट जैसे शादी हो गई, बच्चे हो गए, हमने नई गाड़ी ले ली, नया मकान ले लिया। बुरे इवेंट जैसे कि हम बीमार पड़ गए, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, या किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया। तो 25 से 60 के बीच में होते हैं कि हमारी लाइफ में दो तरह के इवेंट आते हैं, और उसके बाद 60 साल के बाद जब हम एक रिटायर्ड लाइफ जीते हैं। तो जो 25 से 60 के बीच में है ना, इस समय आप कस्टमर से कहिए कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है फैमिली की। जब बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई की, एजुकेशन की, सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो 25 से और 60 के बीच का जो पीरियड है, उसमें हमें चाहिए होता है रिस्क कवर, कि अगर हमारे साथ कल कुछ मिसहैपनिंग होती है तो जो हमारी फैमिली है उनको एक अमाउंट मिल जाए, और उनके सारी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरी होती रहे। और 60 साल के बाद हमको चाहिए होता है कैश कवर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि 25 से 60 के बीच में हमें चाहिए होता है रिस्क कवर, और 60 साल के बाद हमें चाहिए होता है कैश कवर। रिस्क कवर इसलिए कि मेरी फैमिली को कभी किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। और 60 साल के बाद आपके पास फिर से दो चॉइस है, कि या तो आप अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाओ, या आप सेल्फ डिपेंडेंट रहो। तो उसके लिए मेरे पास चाहिए होता है कैश कवर। तो एक ये लाइफ साइकिल का एक डायग्राम है, ये भी आप अपने कस्टमर को पेन से एक पेपर पे ड्रॉ करके समझाओगे तो आपको इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कि सर हमें इंश्योरेंस क्यों चाहिए होता है, आप उनसे कहो सर 0 से 25 की एज होती है, यहाँ पे आप डिपेंड है अपने पेरेंट्स पे। 25 से 60 पे आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड्स है, आप पेरेंट्स बनते हैं। और 60 के बाद सर आपके पास चॉइस है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हमेशा रहना चाहते हैं, या फिर दोबारा से अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाना चाहते हैं। तो ये आपको इस डायग्राम से समझाना है। एक तीसरा कंसेप्ट है सेव एंड क्रिएट एंड सेव, जो बहुत से लोग आपसे कहते होंगे कि मैं पीपीएफ में लगा दूंगा, म्यूचुअल फंड में लगा दूंगा, शेयर में लगा दूंगा। तो आप उनसे कहिए कि सर दो तरह की सेविंग हम करते हैं। सबसे पहले होती है सेव एंड क्रिएट, कि हम छोटा अमाउंट बचाते हैं, और बाद में 20, 25, 30 साल के बाद वो अमाउंट एक बड़ा हो जाता है जो हमें मिलता है। इस अप्रोच को कहते हैं सेव एंड क्रिएट। जो भी म्यूचुअल फंड है, पीपीएफ है, शेयर मार्केट है, आरडी है, या सुकन्या है, ये सब सेव एंड क्रिएट मेथड पे काम करती है। कि हम हर साल कुछ पैसा डालेंगे, और वो धीरे धीरे ग्रो होगा। और जब हमारे एक टेन्योर उसको दिया है 25 साल 30 साल बाद, उसके बाद वो पूरा पैसा हमको मिलेगा। ये है सेव एंड क्रिएट, कि हम पहले सेव कर रहे हैं, बाद में क्रिएट होता है। एक दूसरा मेथड भी होता है जिसको हम कहते हैं क्रिएट एंड सेव, कि सबसे पहले ही हमने पहले दिन से ही एक 50 लाख की प्रॉपर्टी अपनी फैमिली के लिए क्रिएट कर दी, बाद में हम उसका अमाउंट छोटा दे रहे हैं। वो होता है केवल इंश्योरेंस में। तो कहा जाता है कि जो हमारी नीड्स हैं, दो तरह की नीड्स होती हैं। एक होती है गारंटीड नीड्स, जो सर्टेन होती है, जैसे हमारा रिटायरमेंट सर्टेन है, गारंटीड है। बच्चों की एजुकेशन सर्टेन है, गारंटीड है। बच्चों की मैरिज सर्टेन है, गारंटीड है। और मेरे लाइफ पार्टनर का रिटायरमेंट सर्टेन है, गारंटीड है। उस चीज की जो हमें प्लानिंग करनी चाहिए, वो भी हमें गारंटीड प्रोडक्ट से करनी चाहिए, जो कि केवल लाइफ इंश्योरेंस है। और दूसरी तरह की नीड होती है अनसर्टेन या पोस्टपोन, जिसको हम कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे आपकी नीड है कि मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो आप इसको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हो। आपको नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, ये कही जाती है कि ऐसी नीड्स है जिसको कस्टमर पोस्टपोन कर सकता है। तो उस तरह की नीड्स के लिए हमको म्यूचुअल फंड या उस पर डिपेंड रहना चाहिए। लेकिन जो हमारी गारंटीड नीड्स हैं, वो हमें केवल क्रिएट एंड सेव मेथड से क्रिएट करनी चाहिए, कि पहले दिन ही हम श्योर हो जाएं कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बच्चे की शादी के लिए 25 लाख 50 लाख रुपए आएंगे, मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए 25 लाख 50 लाख आएंगे। तो ये आपको श्योरिटी देनी है।
पीपीटी विजिबल है भैया? हाँ हाँ ठीक है जी, दोस्तों ओके। हाँ, ये सिमिलर कंपैरिजन जो मैंने क्रिएट एंड सेव में से है कि जो LIC है वो क्रिएट एंड सेव कंसेप्ट पे चलती है और अदर इंस्ट्रूमेंट सेव एंड क्रिएट कंसेप्ट पे चलते हैं। तो अगर आपको गारंटीड आपके गोल हैं तो आपको हमेशा क्रिएट एंड सेव पे जाना है। दो तरह की प्लानिंग होती है, एक होती है गोल बेस्ड प्लानिंग कि जो मेरा गोल है वो हमेशा पूरा होना चाहिए, और दूसरे तरह के लोग प्लानिंग करते हैं रिटर्न बेस्ड प्लानिंग की, जहाँ पे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है वहां पे लगाना चाहिए। तो वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में मिलता है। जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो फिक्स्ड गोल बेस्ड प्लानिंग के लिए है। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इंश्योरेंस वो श्योर एंड सर्टेन इवेंट के लिए है, और जो अदर इंस्ट्रूमेंट है वो अनसर्टेन एंड कैन बी डिलेड इवेंट के लिए है। तो जब आपका कस्टमर आपसे कहे कि मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा, मुझे LIC क्यों चाहिए, या मैं PPF में लगा दूंगा, मैं सुकन्या में लूंगा, तो आपको उनको इस तरीके से समझाना है कि सर जो आप की आज जो प्लानिंग कर रहे हो वो आप गोल बेस्ड करना चाहते हो या रिटर्न बेस्ड करना चाहते हो। गोल बेस्ड वो होती है जो आपके लिए श्योरिटी है और आपकी प्रायोरिटीज पे है, जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो फिर वो हमेशा LIC के लिए ही मानेंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग का कंसेप्ट पे आपसे बात करता हूँ कि आप बहुत हॉट केक है, किसी के पास भी आप जाओ तो रिटायरमेंट प्लानिंग पे बात करके आप अच्छा काम कर सकते हो। वाई रिटायरमेंट प्लानिंग? दोस्तों 5 फैक्टर हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग हमें क्यों करनी चाहिए। सबसे पहला है कि वी आर गोइंग टू लिव लॉन्गर, कि आज हमारा जो लाइफ स्पैन है वो मेडिकल प्रैक्टिस की वजह से काफी बढ़ गया है। इस तरह की दवाई आ गई है, इस तरह की मेडिकल की सुविधा हो गई है कि हमारा लाइफ स्पैन काफी बढ़ चुका है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो इन्फ्लेशन है वो इतना ज्यादा है कि राइजिंग कॉस्ट बहुत बढ़ रही है लिविंग की। आप अभी एनालिसिस करो कि 15 साल 20 साल पहले एक ब्रेड कितने की आती थी और आज कितने की आ रही है, एक दूध की थैली कितने की आती थी और आज कितनी आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा राइजिंग कॉस्ट बढ़ रही है। तीसरा है नो सोशल सिक्योरिटी, कि किसी भी तरह की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है इंडिया में कि हमें रिटायरमेंट के बाद या तो गवर्नमेंट से पेंशन मिले या जहाँ पे हम काम कर रहे हैं हमें वहां से पेंशन मिले। तो हमें इसका जो प्रावधान है वो खुद ही करना पड़ेगा। फैमिलीज छोटी होती जा रही हैं आजकल, जो आप ट्रेंड देख रहे हो कि लोग हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों तक ही सीमित हो रहे हैं। जो पहले था कि एक ही परिवार में हस्बैंड वाइफ, चाची चाचा मामा ताऊ, एक जॉइंट फैमिली था, अगर कुछ भी हेल्प चाहिए होती तो वहां से आ जाती थी। लेकिन इस तरह का आजकल वो ट्रेंड बिल्कुल खत्म हो गया है, और लोगों में आजकल आप देख रहे होगे दोस्तों कोई प्रॉपर सेविंग का पैटर्न नहीं रहा है। जब से ये डिजिटल करेंसी आई है तब से तो आप पैसे खर्च करते हुए सोचते भी नहीं होंगे, 10-15 मिनट में एकदम से सोचा गूगल पे कर दिया, फोन पे कर दिया, नेट बैंकिंग से कुछ भी पेमेंट ले ली। 25-30 साल पहले क्या था, जब ये कुछ सुविधा नहीं थी, आपको बैंक जाना पड़ता था, ATM की लाइन में लगना पड़ता था, उस समय वो हमारी बचत हो जाती थी। लेकिन आजकल जो एक पैटर्न बन चुका है कि सब हम सेविंग में कुछ भी नहीं है, सब खर्च कर देते हैं कि ये भी ले लो वो भी ले लो, कार्ड स्वाइप कराया और ये कराया, तो कोई प्रॉपर सेविंग का कोई पैटर्न अब इस समय नहीं रहा है। मैं आपको एक मनीष भैया को एक डेटा भेज दूंगा, उसमें दिखाया हुआ है कि 2010 में अगर हम 100 रुपए कमाते थे तो 80 रुपए सेव करते थे, बाकी का बच जाता था। और आज 2023 में वो जो 80 रुपए बचता था अब वो 95 रुपए खर्च हो रहा है। ये पूरा एक ट्रेंड एनालिसिस है, अगर आप एक कस्टमर के सामने भी रखोगे ना तो उनको सेविंग का काफी इंपॉर्टेंस पता चलेगा, जहाँ से आप बात शुरू कर सकते हो। बहुत बढ़िया। दोस्तों ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको बहुत काम आएगा कि इंडिया में केवल 12% वर्किंग पॉपुलेशन है जो पेंशन के लिए एलिजिबल है, वो जिनकी जॉब 2004-2007 से पहले की थी। उसके बाद तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पेंशन का प्रोविजन खत्म कर दिया है। बहुत से रिटायरीज अपने बच्चों के ऊपर ही डिपेंड है अपनी छोटी मोटी नीड्स के लिए। नॉट नोइंग फ्यूचर का उनको कुछ पता ही नहीं है कि मेरा क्या होगा आगे आने वाले 10 से 20 साल में। जो इंडिया की पॉपुलेशन जो इस समय जवान है वो एक बहुत ही ज्यादा 60+ एज में चली जाएगी, तो उनको वहाँ पेंशन का बहुत बड़ा क्रंच आएगा। इंडिया में 70% रिटायरी अगर आप देखोगे मेट्रो में या कहीं भी जाओ तो आपको 60 65 70 साल के लोग अभी भी
कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखेंगे, किसी एटीएम के बाहर आप गार्ड को देखना या कहीं भी आप देखना तो 65-70 साल के हैं, उनसे पूछना क्यों काम कर रहे हो तो वही कहे कि अपनी लिविंगहुड के लिए काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो वो है कि उन्होंने जब सेविंग स्टार्ट करनी चाहिए थी जिस एज में, उस समय नहीं करी, तो आज उनको वो कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ तरह के जब आप कस्टमर को एजुकेट करते हो, कस्टमर की लाइफ में कुछ एजुकेशन से वैल्यू ऐड करते हो, तो इसको कहा जाता है कंसेप्ट सेविंग। क्या एक्सपेक्टेशंस थे कि 60% जो सीनियर सिटीजन है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके चिल्ड्रन उनकी टेक केयर कर देंगे, लेकिन 30% ही उसमें से है जो आज की डेट में कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम 20-25 साल के बाद की बात करें तो 30 का भी 10% ही आएगा, बाकी तो ये 10% में ही आएगी। तो रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, वो सब ये एक HSBC की रिपोर्ट आपको दिखा रही है कि 64% वरीड अबाउट राइजिंग मेडिकल कॉस्ट, कि मेडिकल कॉस्ट के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मनीष भैया से बात करना चाहूंगा। जी मनीष भैया, आप आज एक गाड़ी चला रहे हो, जी 10 साल पुरानी गाड़ी हो गई है, जी तो हर महीने आपसे कुछ ना कुछ रिपेयरिंग की कॉस्ट मांगती है। बिल्कुल। इसको पूरे को आप दोस्तों ध्यान से सुनना, या आप अपनी जो टॉक है कस्टमर से उसमें भी यूज कर सकते हैं। आप उसको सर्विस सेंटर देके आते हो, सर्विस सेंटर उसकी वाला उसकी एनालिसिस करता है और कहता है कि इसमें तो 2 से 3 लाख का खर्चा है। आपकी 10 साल पुरानी गाड़ी, आप उस गाड़ी का क्या करोगे? मैं उसको बेच के नई गाड़ी लेने की वो करूंगा बिल्कुल, क्योंकि बेच के उसको नई ज्यादा गाड़ी लग रहा लेने की है। कोशिश करोगे। अच्छा, जी। एक चीज 10 साल पुरानी इतनी जल्दी नहीं बिकोगी, नहीं भी बिकेगी, तो आप उसको थोड़ा हम्म, साइड करने की कोशिश करोगे, किसी भी रेट में चली जाए। बिल्कुल। दोस्तों यही आपको बात कस्टमर से करके कहना है कि जब 50-60 साल बाद ये हमारी गाड़ी बॉडी बार बार बीमार होगी और खर्चे आएंगे, और एक बार डॉक्टर ने कह दिया कि सर आपके जो फादर हैं 10-15 लाख का खर्चा आएगा हॉस्पिटल में एडमिट कराने का, तो उस समय आप क्या डिसीजन लोगे? आप भी तो यही सोचोगे ना कि यार ये गाड़ी तो पुरानी हो गई, अब तो कुछ ये दे नहीं रही है, तो इसको हम्म, क्यों 10-15 लाख कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इसका इलाज करवा देते हैं। लेकिन अगर अपने पास पैसे हैं तो अपना इलाज खुद करवा सकते हैं। दूसरा आप जी। एक एग्जांपल शेयर कर सकते हो कि जैसे हम गांव जाते थे जब बच्चे थे, तो 2 तरह की गायें होती थी, एक जो दूध देती है, एक जो दूध नहीं देती। जो दूध देती है ना, उसका जो खाना पीना होता है जिसको सांझी कहते हैं वो अलग होती है, हरा चारा, हरा सब कुछ होता है। और जो दूध नहीं देती उसकी अलग होती है, उसको भूरा चारा दिया जाता है। जो दूध देती है उसको शेल्टर वेल्टर में रखा जाता है, दूध नहीं देती उसको ऐसे ही छोड़ा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है मनीष भैया? वो प्रोडक्टिव नहीं रही है इस वजह से भी। वो प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। अच्छा, जब 60-65 साल बाद हम भी प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, कुछ पैसा नहीं देंगे, तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अच्छा, गाय भैंस के तो पास ऐसे कोई चॉइस या पावर नहीं है जो प्लानिंग कर सके, लेकिन हमारे पास है, बिल्कुल। तो हमें आज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग। बिल्कुल। तो ये जो स्लाइड है ना दोस्तों, यही दिखा रही है कि ट्रायंगल होता है जब हम काम करते हैं तो उसको कहा जाता है मैन नेटवर्क, कि हम काम कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं। इस पैसे को जब आप थोड़ा इन्वेस्ट करते हो कहीं पे, जैसे LIC की आपने जीवन उमंग ले ली, और जब आप रिटायर्ड हो गए 30 साल के बाद, तो ये मनी एट वर्क करेगी। 30 साल के बाद आपको ये लाइफ टाइम के लिए इनकम देती रहेगी। इसको कहते हैं मनी एट वर्क। सबसे पहले होता है मैन एट वर्क, दूसरा होता है मनी एट वर्क। अगर मैन एट वर्क के समय आपने मनी एट वर्क की प्लानिंग नहीं करी, तो तीसरे पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा, उसको कहते हैं मर्सी एट वर्क, कि आप किसी रिश्तेदारों के पास जाओ, उनसे थोड़ी हेल्प मांगो, अपने बेटों से हेल्प मांगो, या वृद्ध आश्रम में जाके हेल्प मांगो। तो अगर आपको मनी एट वर्क की प्लानिंग करनी है और अपने जो ट्रायंगल है इसको मजबूत करना है, तो आज ही जब आप मैन एट वर्क पे हो तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, बाद में कोई प्लानिंग नहीं कर पाएगा। बहुत बढ़िया।
ये एक टंकी है, जैसे इस समय बारिश पड़ रही है, ठीक है, हर जगह बारिश पड़ रही है, तो बारिश का पानी है वो जाके समुद्र में मिल जाता है। बहुत से जगह हम बांध बनाते हैं कि जिससे कि हम बारिश का पानी रोक सकें समुद्र में मिलने से पहले, और जब बारिश ना हो तो हम इस पानी का यूज कर सकें। तो क्या होता है कि बारिश हो रही है, नदी बह रही है और बांध बनाया जाता है समुद्र में मिलने से पहले, जिससे कि हम उस पानी का बाद में यूज कर सकें। अगर ये बांध ना बनाया जाए तो हमको बाद में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। ये कस्टमर से आपको जनरली बात करनी है कि पानी की किल्लत हो जाएगी, पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बांध कब बनाया जाना चाहिए मनीष भैया? समुद्र में नदियों को मिलने से पहले या बाद में? पहले ही बनाना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, बाद में बनाएंगे तो क्या होगा? बाद में तो पानी जा ही चुका है। बाद में जा चुका। तो आप कस्टमर से यही कहो कि जब ये बारिश का मतलब है कि आज हमारी इनकम आ रही है, इनकम आ रही है, और बहने का मतलब है कि उसमें खर्चे भी है। अगर उन खर्चों से पहले हमने बांध बना लिया तो फिर हमारा खर्चा रुक जाएगा, नहीं तो ये सारे खर्चे बह के हमें समुद्र में चले जाएंगे। और समुद्र का पानी होता है खारा, वो पीने योग्य नहीं होता। समुद्र का मतलब है कि सारे आपके जो ये खर्चे हैं, तो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस रहना चाहिए। ये है बांध का फॉर्मूला। अगर ये नहीं रहा तो आपको रिटायरमेंट में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, उसी तरह ये है कि हम जैसे जिस एरिया में रहते हैं, अगर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाए कि पिछले अगले 5 दिन तक पानी नहीं आएगा, सफाई का अभियान चल रहा है, यमुना नदी में 5 दिन तक पानी नहीं आएगा, तो सब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पानी भर के रखेंगे। ठीक है, पानी भर के रखेंगे कि जिससे कि हम 5 दिन तक उसको यूज कर सकें। अगर जो इसको अच्छे से भर के रखेगा तो वो इसको यूज कर सकता है। अगर और 2-3 दिन तक पानी नहीं आया तो बहुत से जने क्या करेंगे कि अपने पड़ोस वालों से कोशिश करेंगे कि ये मुझे थोड़ा सा पानी दे दो पीने के लिए, थोड़ा सा पानी मेरी जरूरत के लिए दे दो। तो यही चीज आपको दोस्तों बतानी है कि आज आप थोड़ा 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 अपने इनकम को सेव कीजिए। तो ये जा रहा है प्री रिटायरमेंट, और एक टंकी बनाइए जिसमें कि आपकी जो बुरा रिटायरमेंट के लिए वो पानी सेफ रहे। अच्छा, ये टंकी भी दिखाइए कि सबसे ऊपर होनी चाहिए कि इसको कोई टच ना कर सके, क्योंकि आपको फिर कस्टमर को एक चीज और बतानी है कि सर 25 साल का कोई पर्सन होता है, उसकी जॉब लगती है, उसको लगा कि मोबाइल फोन बहुत अच्छा है, तो एक क्या करता है, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कराता है, ईएमआई बनवाता है और उस पर मोबाइल ले लेता है। वो होता है पर्सनल लोन। आगे चल के उसको लगा कि यार गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी के लिए कार का लोन ले लेता है। फिर आगे चल के उसको घर अच्छा लगा, होम लोन ले लेता है। बच्चे की शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई करनी है, एजुकेशन लोन ले लिया। मैरिज के लिए फिर दोबारा से पर्सनल लोन ले लिया। ये सब करते हुए उसकी 25 से 60 साल में लाइफ बीत गई। अब 60 साल पे वो पहुंचा, उसने कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, बैंक के पास गया और किसी बैंक से कहे कि मेरे को रिटायरमेंट लोन चाहिए, तो कौन सा बैंक रिटायरमेंट लोन देता है? कोई भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, और फर्स्ट प्रायोरिटी से मैंने इसको टंकी के रूप में दिखाया कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपको लाइफ में हर कोई लोन मिल जाएगा, हर कोई लोन दे देगा, लेकिन कोई भी आपको रिटायरमेंट के लिए कभी लोन नहीं देगा। उसके बाद ये है जीवन उमंग का एक कॉन्सेप्ट है। 15,000 रुपये पर मंथ आप सेव कीजिए 15 साल तक, और 15 साल के बाद 1,80,000 रुपये लाइफ टाइम लेते रहिए। कस्टमर को कोई उसमें दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि सर 15,000 रुपये पर मंथ आप 15 साल तक लेते रहो, उसके बाद 56 लाख की मैच्योरिटी ले लो। तीसरा ऑप्शन है कि 25 साल तक उसको ले लो, 68 लाख की मैच्योरिटी ले लो, या चौथा ऑप्शन है 35 साल तक ले लो और 80 लाख की मैच्योरिटी ले लो। तो बहुत से लोग जो कहते हैं कि इसमें मैच्योरिटी नहीं है हमारे उमंग के प्लान में, तो आप उनसे कह सकते हो कि सर आप जितने साल भी इस मनी बैक को एंजॉय करना चाहते हो, 15 साल, 20 साल, 25 साल, आप उसको एंजॉय कीजिए। बाद में आप उसको सरेंडर करके अपना जो पॉलिसी का पैसा है वो ले सकते हैं। एक और कॉम्बिनेशन बता दें दोस्तों
एश्योर्ड मनी बैक प्लान, ये जीवन लाभ का है। LIC में जमा करो 1-1 लाख रुपए 16 साल के लिए। 1-1 लाख रुपए जमा कीजिए 16 साल के लिए और पाए 5-5 लाख रुपए 15 साल तक। बहुत सिंपल सा प्लान है, जीवन लाभ 16-25। इसके पहले आप फ्यूचर देख लीजिए। इस कंसेप्ट की खासियत है कि कम समय के लिए इन्वेस्ट करना है, केवल 16 साल के लिए। 15 साल में जो आपको टोटल अमाउंट मिल रहा है वो 75 लाख मिल रहा है, जो कि 2x हो जाता है और इनकम टैक्स पर दुगना लाभ है। अब ये प्लान कैसे काम करता है इसके बारे में देखते हैं। हर साल आप जमा करेंगे LIC में 1-1 लाख रुपए 16 साल के लिए। उसके बाद आपको 9 साल इंतजार करना है। इस बीच आपको हम फ्री इंश्योरेंस देंगे, आपका इंक्रीजिंग रिस्क कवर रहेगा और 25 साल से 40 साल तक लगातार 5-5 लाख रुपए LIC आपको देती रहेगी। आप इसको ये भी कह सकते हो 1 का 5 1 का 5। अपने कस्टमर से पूछो फोन करके मैसेज डाल के कि आपने 1 का 5 का बंदोबस्त कर लिया है क्या। तो पूछे 1 का 5 क्या होता है, तो सर आपको 1 का 5 नहीं पता, 1 का 5 तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं आके आपको समझाता हूँ। फोन पे बिल्कुल मत समझाना, उनसे कहो सर आके 1 कप चाय पे आपको समझाता हूँ कि 1 का 5 क्या है। अगर कस्टमर कहे कि यार इसमें तो बहुत प्रीमियम ज्यादा है, तो एक कंसेप्ट हमने बनाया, 2000 रुपए आप महीना दो 16 साल तक, 10-10 हजार रुपए महीना लो 15 साल तक। 2 का 10, 2 का 10। अगर 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो 5-5 लाख रुपए ले लीजिए, नहीं तो बहुत बढ़िया। सेम में आप कहो 2 का 10 कि सर आपको 1 का 5 और 2 का 10 की प्लानिंग कर ली है क्या। बस आप जाके कस्टमर को समझाओ। अगर 2-2 हजार वाले भी आपको दोस्तों भी 5 महीने में कस्टमर मिलते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा काम आ जाएगा। मुंबई में है शैलेश जोशी जी, कल ही उन्होंने एक पॉलिसी सेल की है 24 लाख रुपए की। 24 लाख रुपए प्रीमियम मंथली बढ़िया। ECS। अच्छा, मंथली। मंथली ECS इसका मतलब है हर महीने MDRT की है। बहुत बढ़िया। 12 ECS जाएंगी हर महीने MDRT और 2 TOT डिक्लेयर हुई है। तो ये सब कंसेप्ट के थ्रू ही है कि आप जब कस्टमर को पॉलिसी नहीं, देखो है सिंपल जीवन लाभ ही, लेकिन उसको कंसेप्ट के थ्रू बताया है। जिसका सम एश्योर्ड वो है जो आप लिख सकते हो 936 25 16 21.5 लाख की पॉलिसी है और सेटलमेंट ऑप्शन 15 साल में देना है। कस्टमर आपको कई बार कह सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उस ऑब्जेक्शन को हम कैसे वो करें। तो यहाँ आपको कस्टमर से पूछना है कि सर क्या सचमुच पैसे नहीं है या इस पॉलिसी के लिए पैसे नहीं है। कस्टमर को सबसे पहले आपको रियलाइजेशन करवाना है। दूसरा आप कस्टमर से पूछ सकते हो, जैसे मनीष भाई अगर आज आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है। जी, रेनॉल्ट ड्राइवर है मेरे पास। नहीं, फेवरेट गाड़ी जो आपको खरीदनी है। अच्छा, फेवरेट मेरे पास अभी तो फॉर्च्यूनर चल रही है। फॉर्च्यूनर। जी। अगर आज एक स्कीम आ जाए कि फॉर्च्यूनर जो 45 लाख की गाड़ी में है आपको 25 लाख में मिल रही है, तो आप लेने जाओगे। बिल्कुल। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे पैसे नहीं है। उसके लिए अरेंज करेंगे, ऑफर बहुत बढ़िया है। क्यों अरेंज करेंगे। भाई ड्रीम पूरा हो रहा है और सस्ती भी मिल रही है। तो ये जो प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूँ ये भी आपके ड्रीम के लिए है और ये भी आपको सर 95% डिस्काउंट पे मिल रही है। ओके। तो पता है ना LIC पॉलिसी जो हम देते हैं 95% डिस्काउंट पे देते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए दे रहे हो तो आपको 20 से 25 लाख का रिस्क कवर देते हैं। कितना हुआ 95% डिस्काउंट। अगर आप FD में जाओ 1 लाख रुपए जमा करो तो आपको 1 लाख रुपए का ही इंस्ट्रूमेंट मिलता है। म्यूचुअल फंड में भी 1 लाख जमा करो तो 1 लाख का ही कागज मिलता है। लेकिन LIC में आपने 1 लाख रुपए जमा किया तो आपको 20 से 25 लाख के पेपर मिलते हैं। तो कितना 95% डिस्काउंट हुआ ना। दूसरी चीज है, आप कस्टमर से कहो कि जो पॉलिसी है ना वो 3 फैक्टर पे मिलती है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एज। अगर आज आपकी एज क्राइटेरिया में पूरी हो रही है तो हम आपको पॉलिसी दे पाएंगे। आज दोस्तों रतन टाटा कितने भी पैसे वाले हों, क्या हम उनको पॉलिसी दे सकते हैं मनीष भैया। नहीं दे सकते क्योंकि उनकी एज चली गई। दूसरा होता है हेल्थ, कि अगर मैं आज हेल्दी हूं तो मेरे को पॉलिसी मिलती है। आज युवराज सिंह या जो भी कैंसर से ये
मीट करके आए, इनको कोई पॉलिसी नहीं मिल रही है क्योंकि इनकी हेल्थ इनको पॉलिसी नहीं लेने दे रही है। जो तीसरा फैक्टर होता है वो होता है पैसा। तो कस्टमर को सबसे पहले कहे कि सर जो पैसा है वो तो बिल्कुल बाद में है, सबसे पहले तो हम प्रपोजल डालेंगे, LIC वहां से डिसाइड करके भेजेगी कि आपकी हेल्थ उसमें पॉलिसी के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं है, एज उसमें फैक्टर करेगी नहीं करेगी, उसके बाद पैसा आएगा। अगर आज पैसा है और हेल्थ नहीं है तो पॉलिसी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आज हेल्थ है और एज है तो कहीं से भी आप पैसे का जुगाड़ करके पॉलिसी ले लो, क्या पता कल आपको मिले ना मिले। इस तरह से आप उनको काउंटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो कई बार मैं जो कि छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, कई बार जैसे आप प्रोस्पेक्ट के पास गए, उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है, तो उनसे कहो कि सर जो आपका सबसे छोटा बेटा है या बेटी है उनका क्या नाम है, तो उन्होंने कहा कि उसका नाम दीपांशु है। कि आप घर पे जाते हो, आपके घर के नीचे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, आप एकदम से डर जाओगे कि मेरे घर के नीचे क्यों भीड़ लगी हुई है। आप जैसे पास जाते तो आपका दोस्त आके कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, दीपांशु सीढ़ियों से खेलता हुआ गिर गया था, सर में हल्का सी चोट आई है, फ्लोटिंग हुई है, हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया है, डॉक्टर ने कहा है 4-5 लाख रुपए जमा करा दो, ऑपरेशन हो जाएगा, परसों तक छुट्टी हो जाएगी। तो आप दीपांशु के ऑपरेशन के लिए 4-5 लाख रुपए का अरेंजमेंट करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। करेंगे। कहाँ से करोगे? अभी तो आप कह रहे हो पैसे नहीं, कहाँ कहाँ से करेंगे सर? कहीं से भी करेंगे वो। जैसे फ्रेंड से मांगोगे, कोई अपनी सेविंग नहीं, को शायद तोड़ दोगे। अच्छा, हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन अगर कल यही दीपांशु आपके दोस्तों के पास जाके कहे कि मेरे को पढ़ाई के लिए या किसी काम के लिए 4-5 लाख रुपए चाहिए, तो क्या हम आपके दोस्त उसको दे देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि उनको ये भरोसा है कि आज मनीष जी हैं तो ये पैसे वापस दे देंगे, लेकिन उनसे पैसे नहीं आएंगे। तो जो मैं पॉलिसी के पैसे मांग रहा हूँ ना, वो भी उस दीपांशु के फ्यूचर के लिए मांग रहा हूँ। इस तरह आप अपने कस्टमर को कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। होता है कि आई हैव ऑलरेडी सो मच इंश्योरेंस। तो हमेशा आप ये कहो दोस्तों कि सर बहुत अच्छी बात है कि आपके पास इंश्योरेंस है, इसका मतलब कि आप इंश्योरेंस की वैल्यू को समझते हैं। मेरे को एक बार आप अपनी सारे इंश्योरेंस की पॉलिसीज दिखा दीजिए, मैं उसका आपको कैश फ्लो एनालिसिस या कैश फ्लो चार्ट बना के दूंगा, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि इंश्योरेंस एज पर योर स्टैंड ऑफ लिविंग पूरा है या नहीं है। अगर पूरा है तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा, अगर नहीं है तो उसमें क्या क्या और बदलाव हो सकता है मैं उसके आपको सजेशन दूंगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा होता है दोस्तों, कस्टमर से सीधा कहो कि महाभारत का युद्ध हुआ था, सबने देखा है, उसमें दो थे, एक तो कौरव सेना थी, एक पांडव सेना थी। जो कौरव थे वो 100 थे, पांडव थे वो 5 थे, लेकिन जीते कौन? पांडव। लेकिन ज्यादा तो कौन थे? गौरव थे। कि सर ज्यादा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सही होना चाहिए, वो मायने रखता है। तो एक बार मैं आपकी पॉलिसी का चेकअप करूंगा, वो सही है या नहीं है वो मैं आपको देख के बता दूंगा। यहाँ पे आप उन कस्टमर से बात कर सकते हो जो वो कहें कि मेरे पास पहले से बहुत सारा इंश्योरेंस है। ये बहुत रिटर्न आता होगा कि LIC में बहुत कम ब्याज देती है। ठीक है, इसका दोस्तों आप ना कस्टमर से कहो कि सर LIC जो जो ब्याज है ना, वो ना कम देती है ना ज्यादा देती है, हमेशा फिक्स देती है जो 6 से 7% है। लेकिन अगर सिचुएशन अनसर्टेन है, कस्टमर ने पॉलिसी ली और उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको कहते हैं अगर सिचुएशन अनसर्टेन है तो बहुत अच्छा ब्याज देती है, और अगर सिचुएशन सर्टेन है कि सब कुछ ठीक रहा तो एक फिक्स्ड ब्याज देती है। इसका एक चार्ट है जो मैं मनीष भाई को भेज दूंगा, आपको दे देंगे, तो उसमें दिखाया हुआ है कि अगर पहले साल कुछ मिस हैपनिंग होती है तो 2500% रिटर्न है, दूसरे साल 1500% है, और अगर पॉलिसी पूरी 20-21 साल तक चलती है तो 7-8% है। वो चार्ट कस्टमर के सामने आप रखो, तो दिखाओ कि सर अगर अनसर्टेन सिचुएशन आती है
तो सबसे ज्यादा रिटर्न देती है। और अगर सब कुछ ठीक चलता है तो ये जो पॉलिसी है ये एक फेयर रिटर्न देती है, ना कम देती है ना ज्यादा देती है, एक फिक्स रिटर्न और फेयर रिटर्न देती है। इस तरह से आपको अपने कस्टमर को समझाना है। दूसरा कहें कि रिटर्न वेरी लेस है, तो इसका मतलब है कि आपको समझ जाना चाहिए कि जो कस्टमर है थोड़ा रिटर्न ओरिएंटेड माइंडसेट का है। आप कस्टमर से इस तरह बात कर सकते हो, जैसे मनीष भैया सपोज कीजिए कि आपने अपनी बेटी की शादी में 40 लाख रुपए का खर्चा करना है, जी ठीक है, और 1 महीने बाद वो शादी है, लेकिन जी। आज ही मुकेश अंबानी जी स्कीम के साथ आ जाते हैं हम्म, कि 40 लाख रुपए हमारी स्कीम में लगाओ, 3 साल बाद हम आपको इसको 1 करोड़ करके देंगे। हम्म, तो आप बेटी की शादी में लगाओगे, उस स्कीम में लगाओगे, बेटे की शादी में लगाएंगे। लेकिन सर वहाँ तो रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है, 3 साल में 2.5 गुना हो रहा है। जो पर्पस है पहले पहले उसे पूरा करना है। बिल्कुल सही सर, जो मेरे इंश्योरेंस की पॉलिसी भी है ना, वो भी पर्पस बेस्ड रिटर्न देती है कि आप रहें या ना रहें, ये जो अमाउंट आपने सोचा है 30-40 लाख का, ये फैमिली को मिलेगा ही मिलेगा। जीवन लक्ष्य की जो पॉलिसी है उसके थ्रू आप समझा सकते हैं। तो कस्टमर अगर रिटर्न बेस्ड है तो आपको उनके जो एग्जाम्पल अपनी स्टोरी या एक्सपीरियंस शेयर करने हैं वो भी उसी के रिलेट करने हैं। कस्टमर कहो कि सर आप रिटर्न की जैसे बात कर रहे हो कि आपने घर में एसी लगा रखा है मनीष भैया, बिल्कुल। वो क्या रिटर्न देता है? रिटर्न कुछ नहीं है, तो ये क्यों लगा रखा है? बस कंफर्ट के लिए अपने। कंफर्ट के लिए। तो ये जो पॉलिसी है ना, ये भी फैमिली को एक कंफर्ट देगी किसी अनसर्टेन सिचुएशन में। तो आपको कस्टमर से फिर उसी के रिटर्न के बेस पे ही सारे अपने ये बनाने पड़ेंगे। एक बार कहता है कि मैं सीए से कंसल्ट करूंगा, अब कस्टमर से कहो कि सर बिल्कुल आप सीए से कंसल्ट कीजिए, और जिससे करना है उनसे कीजिए, भाई से करना है, दोस्त से करना है, लेकिन मैं एक नाम और बताऊंगा, उनसे भी कंसल्ट कीजिए कि आप किसी विडो से और कंसल्ट कीजिए कि मुझे इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो सीए है वो अपने हिसाब से आपको बताएगा, जो आपका दोस्त है वो अपने हिसाब से बताएगा, लेकिन जो विडो है ना वो आपको पूरा एक सच्चाई बताएगी कि इंश्योरेंस की क्यों जरूरत है। तो आप सबसे कंसल्ट करो, लेकिन एक किसी विडो से जरूर कंसल्ट करना कि मुझे बीमा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उनसे आप इस तरह बात करो कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। बाकी जो सीए है, उनसे कहो जो सीए है उसकी जिम्मेदारी है कि आपकी फर्म की, आपकी कंपनी की, आपकी फैमिली की क्या जिम्मेदारी है वो आपके सीए को क्या पता, वो तो आपको ही पता है। तो जो इंश्योरेंस है वो आपकी फैमिली की जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, और जो सी है वो आपकी कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी है उसको पूरा कर रहा है। दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, आप मिक्स कर रहे हैं। इस तरह से आपको कस्टमर को समझाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। क्लोजिंग में दोस्तों आप क्लोजिंग कस्टमर को विजुअलाइजेशन करके समझा सकते हैं। उनसे आप कहो कि सर आपके रिटायरमेंट में आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, आप उससे क्या क्या करोगे। इसका एक एडवाइजर का बताता हूँ, वो कस्टमर के घर पे चेक पोस्ट करते हैं 1 करोड़ रुपए, डेट नहीं डालते और उनको कोरियर करवा देते हैं। कस्टमर का फोन आता है कि यार तुम्हारा चेक आया, क्या है? कहता है सर मैं आके मिलता हूँ, क्या चीज है मैं देखता हूँ। कहता है कि 1 करोड़ रुपए आपको रिटायरमेंट पे सोचो मिल गए, तो आप क्या क्या करोगे? तो कस्टमर कहता है कि वाइफ के साथ फॉरेन टूर पे जाऊंगा, बच्चों को दूंगा, वो 8-10 चीजें गिना देता है। कहता है सर ये तो मिल गएंगे तो है, लेकिन अगर हम आज इसकी एक फुल प्रूफ प्लानिंग करें तो ये जो आपके सारे सपने सच हो सकते हैं। तो आप वो करना चाहोगे? तो कहते हैं मैं 20 या 50 चेक हमेशा हर महीने कोरियर करता हूँ, मेरे को उसमें से 5 केस आते हैं। बहुत मेरे बढ़िया। को लग रहा है कि किसी की बच्ची की शादी के लिए है, तो उसके पीछे डॉटर के मैरिज का वो बना के उसको कोरियर कर देता हूँ कि आपकी डॉटर की मैरिज में 40 लाख रुपए मिलेंगे। तो कस्टमर पूछता है कैसे, कि सर आके बताता हूँ। तो सबसे पहले वो विजुलाइज कराता है कि सर वो बाद में बात करेंगे, आप सपोज करो 40 लाख रुपए आपके अकाउंट में आज आ गए, बच्चे की शादी है 2 महीने बाद, तो कैसा लगेगा कि मनपसंद का बैंकेट बुक करा रहे हो, जहाँ से शॉपिंग करना है वो कर रहे हो, और ज्वेलरी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये सबसे पहले उनको विजुलाइज करा देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सर ये तो केवल एक चेक का डेमो है, ये एक सच्ची भी हो सकता है, असली भी हो सकता है, अगर हम अभी आज ही प्लान करें।
चेक भेजते हैं सबको कोरियर से, और कह रहे हैं मेरा बहुत सा काम आता है उसमें। बहुत बढ़िया। कॉस्ट वर्सेस वैल्यू, ये पीपीटी चल नहीं रही है तो उसमें आपको समझ में आता कि जब कस्टमर को कॉस्ट ज्यादा लगती है और बेनिफिट कम लगते हैं तो आपकी पॉलिसी को मना करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें बेनिफिट उनको बताते रहते हैं और कॉस्ट और बेनिफिट बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, उस समय होता है जब वो कोई भी पॉलिसी क्लिक होती है। तो जब कस्टमर कहे कि आपको कोई भी ऑब्जेक्शन दे, तो आप समझ जाओ कि कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का इसमें दिक्कत आ रही है। तो आपको अपनी पॉलिसी के बेनिफिट उनको बताने हैं कि उनको किस तरह से मेरी पॉलिसी कैसे कैसे हेल्प करेगी दोनों सिचुएशन में। तो जब वो कॉस्ट और बेनिफिट मिल जाते हैं तो वहां पे आपका सेल हमेशा क्लिक होगा। एक होता है दोस्तों सेल्स कैटिंग, कि जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर है ना, उसको एक सेल्स कैटिंग जरूर आनी चाहिए। सेल्स कैटिंग कहते हैं कि आप कस्टमर को ड्रीम दिखा दो। जैसे अभी हमने विजुअलाइजेशन में किया था, आप बातों बातों में उसको ड्रीम दिखा दो कि सर आज आप रिटायर हो गए हो, आज आपका रिटायरमेंट बन रहा है, सीधा LIC से आया 1 करोड़ का मैसेज आपके पास, आपने उसको 50 लाख रुपए कहीं फिक्स लगाए जहाँ से आपको 6% का रिटर्न आ रहा है, 50 लाख रुपए आपने अपने फंड में रख दिए कि मैं इससे घूमने जाऊंगा। इसको कहते हैं सेल्स स्केटिंग। हमेशा सेल्स स्केटिंग में बात करो कि बच्चे की एजुकेशन का 18 साल बाद 15 लाख रुपए मिलना अच्छा रहेगा या 20 लाख। दो ऑप्शन दे दो। बिटिया की शादी 20 साल के बाद होगी, 25 लाख रुपए बहुत रहेगा या 50 लाख रुपए। दोस्तों हम कहते हैं कस्टमर से कि 5 लाख की पॉलिसी ठीक है या 10 लाख की। कस्टमर क्या सोचता है कि 10 लाख की लूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आप कस्टमर से कहो कि सर बच्चे की शादी में 25 लाख रुपए मिले तो ठीक रहेगा या 50 लाख रुपए मिले तो ठीक रहेगा, क्या कहेगा कस्टमर? 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए, है ना? तो आपका सेल्स अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो सम एश्योर्ड ना बेच के आप हमेशा मैच्योरिटी बेचने की बात कर लो। ये क्लोजिंग टेक्निक में आता है। अब ये मत कहो कि सर 5 लाख की पॉलिसी ले लो, 10 की ले लो। कि सर आपके रिटायरमेंट पे 50 लाख मिले आपके लिए बहुत है या 1 करोड़ रुपए वो आपके लिए बहुत है। तो वो कस्टमर फिर सम एश्योर्ड नहीं सोचेगा, वो 1 करोड़, फिर आप अपनी 1 करोड़ की प्रेजेंटेशन आप कस्टमर के सामने रख सकते हो। इसी तरह एक मनी बैक है कि 200 रुपए आप बचत करो 16 साल तक। कोई भी जैसे घर में हस्बैंड वाइफ है तो आप उनको दे सकते हो कि 50 साल बाद आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, उससे आप ज्वेलरी खरीदिए। फिर 10वें साल फिर आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, बच्चों को लैपटॉप या कोई LCD दिला दीजिए। 15वें साल 1 लाख रुपए मिलेंगे, फैमिली के साथ एक अच्छा सा डोमेस्टिक टूर करके आइए। उसके बाद 16वें साल से हर साल 50,000 रुपए लाइफ टाइम मिलते रहेंगे जिंदगी भर। 20वें साल 3.5 लाख रुपए मिलेंगे, कहीं फॉरेन टूर आप करके आइए। और बच्चों के लिए एक 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आप छोड़ के आइए। तो ये सब जो प्रेजेंटेशन है ये सेल्स कैटिंग है कि आपने कस्टमर को एक छोटा 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 सपना दिखा दिया कि 50,000 रुपए मिल रहे हैं, ज्वेलरी ले ली, लैपटॉप ले लिया, डोमेस्टिक टूर हुआ, फॉरेन टूर हुआ, 50,000 रुपए मिल रहे हैं, फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए मिल रहे हैं। इसको कहते हैं सेल्स कैटिंग, कि कस्टमर को सपना दिखा दो और बाद में फिर उनको अपना अमाउंट आप बता दो कि मेरे को क्या अमाउंट देना है। इसमें दो कॉम्बिनेशन है, 920, 30, 15, 2.5 लाख का, और जीवन उमंग 6.5 लाख रुपए। जीवन उमंग से उनको 50,000 रुपए लाइफ टाइम आ रहे हैं, और जो मनी बैक है उनसे उनको मैच्योरिटी आ रही है। एक एजुकेशन प्लान है, प्लान 1 2 काम कम बजट में है, 100 रुपए पर डे, 16 साल तक आप सेव कीजिए। जब 19 साल का बच्चा हो जाएगा तो 2.25 लाख रुपए मिलेंगे, 20 में फिर 2.25 लाख, 21 में भी 2.25 लाख रुपए, 22 में भी 2.25 लाख रुपए, और 23 में। या फिर आप एक लमसम अमाउंट ले लीजिए 10 लाख रुपए का। सिंपल जीवन लक्ष्य दिया हुआ है 233, 19, 16, 5.5 लाख रुपए का। या तो आप उसको सेटलमेंट में ले लीजिए
या फिर आप उसकी एक लमसम में छोड़ेंगे। पेंशन पॉलिसी कंसेप्ट है 65 रुपए छोटा प्रीमियम, 16 साल के लिए बचत कीजिए और 10,000 रुपए पर महीना 25वें साल से 29 साल तक लीजिए। सेम जीवन लाभ है जो हमने 1 लाख की दिखाई थी, हमने एक छोटे प्रीमियम में भी आपको शो की है। यह पीपीटी हो गई है पूरी। हो गई है, बहुत बढ़िया। अब कोई क्वेश्चंस हैं किसी के भी ना तो वो लेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले तुषार जी के लिए मैं जोरदार क्लैप करता हूं। मैं चाहूंगा कि सभी साथी जो है वीडियो के माध्यम से जिनकी भी स्क्रीन आ रही है वो सब क्लैप करें। सो फ्रेंड्स, अभी कोई क्वेरी है, यदि कोई हमारा कुछ फ्रेंड कोई पूछना चाहता है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। रोजी मैम ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ भैया। जी। सचिन अग्रवाल जी साथ ही में। रोजी मैम को अनम्यूट। जी रोजी मैम, आप क्वेश्चन रेज कीजिए, अनम्यूट नहीं किया अभी आप जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा आज की, और ज़्यादा क्लियर हो गया जी क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटर के और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छा है। हम लोग मुंह से बात करेंगे तो अभी भूल जाता है, बट कुछ सब सिखा दिया सर ने। मैंने पूरा स्क्रीनशॉट करके रखा है ताकि मैं एक एक करके एक बार रिव्यू करना चाहती हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि ऐसे मौका हम लोग को दिया है, और ज़्यादा ही थोड़ा मतलब पहले से काल से आज ज़्यादा लर्न किया है, तो मेरे को बहुत खुश है। धन्यवाद। चलिए, सो दैट्स अप्रिसिएशन मैसेज, बहुत बढ़िया जी। सचिन अग्रवाल जी कुछ पूछना चाह रहे थे तुषार जी। हाँ, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ भैया। हेलो जी जी सचिन जी। जी जी, गुड आफ्टरनून तुषार जी। जी गुड आफ्टरनून सचिन सचिन जी। दिस साइड। मेरा एक क्वेश्चन था, आपने जब जीवन उमंग की प्लान को जब आप समझा रहे थे तो उसमें आपने लास्ट में एक बात कहा था कि समटाइम्स व्हाट हैपन कि क्लाइंट पूछता है कि मेरे को यहाँ पे लमसम मैच्योरिटी नहीं मिल रही है, तो हाँ वो हाँ, मैं पूरी बात आपकी सुन नहीं पाया था, तो उसके लिए क्या आपने बताया था, वो जरा प्लीज दोबारा बताएं। जीवन उमंग में बताया था कि उसमें 1-1 लाख रुपए आप जैसे 15 साल तक देते हो तो उसमें आता है कि 1-1 लाख रुपए लाइफ टाइम मिलता रहेगा। आप राइट। चार ऑप्शन ले जाओ कि सर पहला ऑप्शन तो यह है कि 1-1 लाख रुपए 15 साल तक, तो 1-1 लाख रुपए लाइफ टाइम लेते रहो। दूसरा ऑप्शन राइट। है कि 1-1 लाख रुपए 15 साल तक आप लो, 15 साल तक आप मनी बैक को एंजॉय कीजिए और 15 साल के बाद उस पॉलिसी को आप सरेंडर करके जो भी उसकी उस समय की कैश वैल्यू है 50 लाख 60 लाख रुपए, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि 1-1 लाख रुपए 15 साल तक ही दे रहे हैं, वो मनी बैक आप 25 साल तक एंजॉय कर लीजिए, उस समय वो वैल्यू 70-75 लाख बन जाएगी, तो उसको आप इन कैश कर सकते हैं। बहुत से कस्टमर क्या कहते हैं कि यार 100 साल तक मतलब किसने देखा है कि हम 100 साल तक ये मनी बैक लेते रहे, पहले ही पॉलिसी कुछ पैसा मिले, तो उसके लिए वो 4 ऑप्शन दिखाए। सरेंडर वैल्यू का ऑप्शन 15 साल देके आप 15 साल देके आप 25 साल पे आउट ले लो और 25 साल बाद उसको सरेंडर कर दो। हाँ, 15 साल लेना है, 20 साल लेना है, 25 साल लेना है, तो आप कस्टमर से पूछ के राइट। उनको उस तरह का। बट अगर हम 15 साल देके 16 साल सरेंडर की उसको एडवाइस करते हैं तो 16 साल में तो सरेंडर वैल्यू बहुत ही कम आती है उसकी। 16वें साल में कम है, अगर आप इसको 914 16 से कंपेयर करोगे तो सेम आएगी। आप उमंग का कोटेशन निकालो, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कि मैं राइट। उमंग ले रहा हूँ और इसको सरेंडर कर रहा हूँ 16वें साल और 914 16 ले रहा हूँ, तो सेम है, 5-10% का डिफरेंस है। लेकिन उमंग में क्या है कि कस्टमर के पास ऑप्शन है कि सर अगर आपको उस समय जरूरत नहीं है, 5 साल आप मनी बैक एंजॉय कर लो, 20वें साल सरेंडर कर लो तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ओके तुषार जी, वन मोर थिंग, जैसे हमारे पास पहले एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म हुआ करता था 8 साल का या 9 साल का, 7-8 साल का जो भी है, हाँ, उस केस में हम लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला प्लान कौन सा ऑल्टरनेट बना सकते हैं, किस प्लान को हम उसका ऑल्टरनेट बना सकते हैं? इस समय तो देखो केवल उमंग ही है। आप कस्टमर से कहो कि केवल 5-5 साल पैसा दे जाओ, मनी बैक को उसको एंजॉय मत कराइए,
जो मनी बैक आ रहा है उससे कोई और 25, 30, 35 साल की पॉलिसी आप उनको दे दीजिए। ओके 30, 35 साल बाद उनको एक मैच्योरिटी मिल जाएगी। और जो 5 नंबर टेबल काम करती थी, ये 80, 85, 95 साल में बहुत अच्छा रिस्क कवर देती थी, वो ये पॉलिसी आपको दी जाएगी। ओके तुषार जी इसमें पूछना चाह रहे थे, जो सचिन जी का ऑप्शन था वो ये था कि इसी में ही जीवन उमंग में जो ऑप्शन है लिमिटेड पेमेंट वाला, 5 साल वो वाला एक है। टूल हो सकता है, ये उसके बारे में कहना चाह रहे थे। वो क्या हो सकता है भैया? जैसे एक हम 15 साल का पीपीटी लेते हैं ना जीवन उमंग में, हाँ हाँ अब इसमें जीवन उमंग में जीवन अमृत की तरह ही एक ऑप्शन है लिमिटेड पेमेंट वाला, कि अगर मैंने 5 साल पे करके छोड़ दिया, पेड अप वैल्यू रेज होती रहेगी उसकी, रेज होती रहेगी। और 15 साल पूरे होने के बाद जैसे ही वो 15 साल का टर्म पूरा हुआ, सम एश्योर्ड का उसी प्रोपोर्शन में, सपोज उसने 1 लाख रुपए 15 साल देने थे, उसने है। 5 साल दिए, 5 लाख रुपए पे कर दिए, आगे है। वो पैसा पे नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि वो पैसा LIC के पास रखा हुआ है, जैसे ही 15 साल पूरे होंगे उसको उसी प्रोपोर्शन में, यानी 15 लाख मान के सम एश्योर्ड था, तो LIC 15 लाख सम एश्योर्ड नहीं मानेगी उसका, वो उसका सम एश्योर्ड 5 लाख के अकॉर्डिंगली उसका 8% 40,000 रुपए लाइफ टाइम देती रहेगी। हाँ नहीं, इसमें है जैसे बहुत से कस्टमर आपसे कहते हैं कि मैं 15 साल तक Plan नहीं देना follow चाहता, शॉर्ट टर्म में देना चाहता हूँ, जी तो 1-1 लाख रुपया तो 15 साल तक दे दो, या 3-3 लाख रुपए 5 साल तक दे दो। जी पूरे 15 लाख ही जमा हो रहे हैं ना, 1 लाख इंटू, या 5-5 लाख रुपए 3 साल तक दे दो। जी 15 साल के बाद बेनिफिट सेम रहेगा। बेनिफिट सेम रहेगा। बेनिफिट सेम और रहेगा। एडवाइजर के लिए बेनिफिट हो जाता है कि एक तो प्रीमियम बढ़ा जाता है, प्रीमियम बढ़ा उसको है, MDRT के लिए कमीशन का उसको कमीशन बेनिफिट पूरा मिलता है। 35% मिल रहा है, ये नहीं कि 10 जो 15% या ओके पूरा यू 35% मीन टू मिल से रहा है। कि जो 15 साल में हम प्रीमियम दे रहे हैं वो 5 साल में इसका डिवाइड करके 5 साल में दे दे। 5 साल में, 3 साल में आप उसको ले सकते हो। कस्टमर बहुत से कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म वाला बता दो, बस मैं 3-4 साल दूं, उसके बाद चाहे बाद में पैसा मिलता रहे, तो आप उनसे कह सकते हो। 3 ऑप्शन है, या तो 1-1 लाख रुपए आप दे दो 15 साल तक, या 3-3 लाख रुपए आप 5 साल तक दे दो, तो 15 लाख ही जमा हो रहे हैं, उसके बाद सेम बेनिफिट रहेगा 15 साल के बाद। तीसरा है आप 5-5 लाख रुपए दे दो 3 साल तक। 5 लाख रुपए 3 साल देंगे, 15 साल के बाद में उसी 15 लाख का लगभग 1%, वही 1,20,000 जो उसको आना है वो आता रहेगा। पर एजेंट, एज ए एजेंट आपके पास प्लस पॉइंट क्या हुआ, प्रीमियम बड़ा आ गया, और आपको जो कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन है MDRT या फिर बाकी उसमें, वो सारा का सारा आपका काउंट होता है। बहुत बढ़िया। सो सचिन जी कुछ और पूछना चाहते हैं? नो थैंक यू सर। चलिए, सो फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। मैं अगेन जो है तुषार जी के लिए क्लैप करना चाहूंगा। तुषार बाकी सब साथियों को म्यूट कर दीजिए, मैं 10 मिनट का और साथियों सेशन लूंगा, और उसके बाद में इस मीटिंग को हम किसी और की कोई क्वेरी है या कुछ हाँ, फील्ड में दिक्कत आती हो तो भी पूछ सकते हो आप। चलो मैं भैया आपको देता हूँ, बस मैं एक 2 पार्टिसिपेट से अपना ये रोजी मैडम और सचिन जी, इनसे तो बात हो गई। हाँ बस इन्हीं अभी हैंडल तो इन्हीं की तरफ से है। रजत कुछ पूछना चाहते हैं? रजत। तुषार जी प्लीज शेयर योर नंबर इफ पॉसिबल। इन फ्यूचर अगर कोई क्वेरी होती है तो मनीष जी तो बैठे ही है, बट इन केस इफ वी कैन कनेक्ट यू आल्सो। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, मैसेज डाल दीजिए इसमें, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। थैंक यू। रजत जी की तरफ से भी क्वेरी नहीं है। साथियों बहुत जबरदस्त सेशन रहा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि 1 का 5 कॉन्सेप्ट जो था कि आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं और 5 लाख रुपया जो आपको अगले 15 साल तक आने वाला है, बहुत अच्छा है कि यूनिक कॉन्सेप्ट है, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग को कवर भी कर रहा है। आप ये देखिए कि अगर कोई व्यक्ति आज 25-35 साल का है, अगर वो 1-1 लाख रुपए सिर्फ 16 साल दे देता है, और उसको 60 से लगभग 5 लाख रुपया 75 साल तक आने वाला है, तो अपने आप में 40-45 हजार रुपए महीने की एक पेंशन, वो भी जो है टैक्स फ्री पेंशन उसको मिलने लगती है। बहुत अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसको आप कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करें। 1 का 5 कॉन्सेप्ट, और जिसको जो है चेक के थ्रू से भी बात हुई। स्मार्ट ऑल इन वन जो हमारा ऐप है, उसमें आप देखेंगे जो तुषार जी ने एक बात की थी कि मैच्योरिटी पे बात करना शुरू करें, क्योंकि होता क्या है साथियों, जब आप इंश्योरेंस को कहीं ना कहीं इमोशन के साथ कनेक्ट कर देते हैं,
पॉलिसी बेचना बहुत आसान हो जाता है। जो नए एजेंट है वो अभी नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जो पुराने एजेंट है वो इस बात को समझते हैं कि जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं, हम उसको बड़ी मैच्योरिटी की बात करते हैं। सर आपको 50 लाख रुपए मिलेगा, 1 करोड़ रुपए मिलेगा, 5 करोड़ रुपए मिलेगा, या फिर 25 लाख रुपए मिलेगा बच्चे की शादी के टाइम पे, या फिर रिटायरमेंट के टाइम पे, तो कैसा लगेगा, उसको टेस्ट कराना है। और इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया करता हूं कि बाजार में आप कभी जाते हैं तो एक आपको मिठाई की शॉप है, तो मिठाई जो होती है, आप देखने बहुत सारी मिठाई है, लेकिन आप कौन सी मिठाई लेते हैं? जिसको आपने देखा और आपका मन ललचाया और उसका टेस्ट आपकी जीभ पर आया। मैं ये प्रैक्टिकल बोलता हूं कि जलेबी बाद में खाई जाएगी, पहले उसका स्वाद आपके टेस्ट जीभ पे आ जाता है और आप उसको परचेज करते हैं। सेम इसी तरह जब हम क्लाइंट के सामने बैठे होते हैं, उसकी कहीं ना कहीं हम बात करते हैं, उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, या फिर और जो ड्रीम है उसको जगा देते हैं, और जब हम वो जगा देते हैं तो वो अपने आप पैसा देने के लिए वो तैयार हो जाता है। सो फ्रेंड, इस बात को भी हमें याद रखना है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड जो अगर हम बात करेंगे प्लानिंग की, बड़े बड़े प्रीमियम्स निकल के आएंगे। और साथ ही साथ में हमें ध्यान रखना है काम के लिए एक्टिविटी। नॉलेज हमने ली, बहुत बढ़िया, लेकिन जब तक हम मार्केट में मूव नहीं करेंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मैं बहुत बड़ी नॉलेज लेकर के, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं मार्केट में मूव कर रहा हूं, उसको रिजल्ट्स में कन्वर्ट करके नहीं लाऊंगा, तो मेरे घर में पैसा नहीं आएगा। तो हमें कोशिश क्या करनी है, ये जो आज जबरदस्त हमें ट्रेनिंग मिली है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट, इसके नोट्स बना के दूंगा, जो ग्रुप में डालूंगा। मैंने काफी नोट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिन साथियों ने बनाया और कुछ कुछ अच्छा यूएसपी उनको भी लग रहा हो कि सर ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो भी शेयर कर सकते हैं। तो हम लोगों को इस बात में ध्यान रखना है कि साथियों अपना एक्टिवाइजेशन बढ़ा। मनीष भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। कि अब अगस्त हमारा स्टार्ट हो रहा है, और अगस्त से लेकर के अगर हम बात करेंगे 8 मंथ्स हमारे पास में है। एमडीआरटी के लिए बात करूंगा, लगभग 5 महीने हमारे पास में है। ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकते हैं। जिस भी सपोर्ट की आपको जरूरत है, अगर आपको कोल्ड कन्वेंसिंग की जरूरत है, मैंने फिर वही बात कर रहा हूं कि हम एक टीम बना सकते हैं, 3-4 लोगों की एक टीम बना करके मैं आपके साथ चलूंगा कहीं ना कहीं। और फील्ड में जब आपके सामने लोगों से बात करूंगा तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो नए एजेंट के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वो कहता है शुरू में तो मैंने अपने रिलेटिव से बात कर ली, लेकिन उसके बाद जाऊं कहाँ। तो जिन लोगों को कोल्ड कन्वेंसिंग की मास्टरी आ जाती है, वो फिर आगे बहुत बढ़िया काम करने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में जाएं, कैसे जाएं। और अगर आपको लगता है कि कहीं किसी डिपार्टमेंट में और आपको लगता है कि भाई हम लोग चल सकते हैं, तो मैं रेडी हूं आपके साथ चलने के लिए, लेकिन पहले बताना हो हम ग्रुप बना लें तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि अकेले आदमी क्या है, शुरुआत में अकेले जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं 2 लोगों का जो ग्रुप होता है वो एक दूसरे के लिए बूस्टअप वाली बात करता है। 2 लोगों का ग्रुप बना लें आप, ताकि शुरुआत में मैं आपके साथ चलूंगा, जब 3-4 बार मैं आपके साथ चलूंगा तो एक एक्टिविटी में मूवमेंट आपकी बढ़ जाएगी, और फिर उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। सो प्रोडक्ट के बारे में बताया, जीवन उमंग इस समय हॉट केक प्रोडक्ट है बड़े प्रीमियम्स लाने के लिए, उस पर ध्यान दें। जीवन लाभ प्रोडक्ट है, वो बहुत जबरदस्त चल रहा है, उस पर बात करें। और जीवन लक्ष्य, ये 3 प्लान जो है हमारे, वो बहुत ही मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में यूलिप, जिन लोगों को रिटर्न ज्यादा चाहिए और लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं या शेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं, हमें इस बात को क्लियर करना चाहिए कि कस्टमर को यूलिप के बारे में जरूर बताएं। क्योंकि होता क्या है कई बार कि हम क्लाइंट को पॉलिसी बता देते हैं, प्लान बता देते हैं, उसके बाद में सारी चीजें वो समझता है और आपको कहता है मैं सोच के बताऊंगा। बाद में वो एक कैलकुलेशन करता है कि यार रिटर्न थोड़ा कम आ रहा है, वो आपको बताता नहीं है। वो फिर बाद में आप उसके पास गए, वो कहता है सर मैंने म्यूचुअल फंड ले लिया, उसमें रिटर्न ज्यादा है। तो हम लोगों को सबसे पहले जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं, ये लिख लेंगे कि सर आपका पर्पस क्या है, इंश्योरेंस कराने का पर्पस क्या है, आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं या फिर सेविंग के साथ साथ में आप अपना इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी बढ़ाना चाहते हैं। तो जहां पर आपको क्लाइंट का फ्लेवर पता चल जाएगा कि उसका क्या टेस्ट है और क्लाइंट क्या चाहता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल साबित हो सकता है। हमारा SIIB प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। साथ ही में कैंसर केयर प्रोडक्ट जो है वो आज की डेट में बहुत बढ़िया है। जैसे कि तुषार जी ने बताया था
कि हेल्थ के लिए बाद में दिक्कत आ सकती है। जब हम रिटायरमेंट के बाद में पैसा आना बंद हो जाएगा तो बच्चे भी क्या करेंगे। वो एग्जाम्पल दिया था 10 लाख रुपए गाड़ी का, कि 10 साल पुरानी गाड़ी हो गई तो क्या करते हैं। ये आने वाला होगा लोगों के साथ, कि जब उनकी अर्निंग बंद हो जाएगी तो बच्चे कहीं ना कहीं साइड उनको करना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं रिटायरमेंट प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छा टूल साबित हो सकता है। और कैंसर केयर पॉलिसी हमारी जो LIC की है वो भी बहुत कम प्रीमियम में बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दे रही है, उसको भी हम ध्यान में रखें। सो फ्रेंड्स, ये सेशन बहुत ही बढ़िया फ्रूटफुल रहा। और अगर आप चाहते हैं इस तरह के सेशन हम और लेते रहें, तुषार जी हमारी टीम को, क्योंकि मैंने तुषार जी का एक कर्मा वाला जो अर्जुन और कृष्ण जी का एक वो जो था वो वाला सेशन मैंने अटेंड किया था, मुझे बहुत अच्छा सेशन लगा था। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के लिंक में जो हमारी टीम के और भी एडवाइजर हैं, आप उनको भी बोलें कि इस बार किसी वजह से अगर आप कनेक्ट नहीं हो पाए तो आप जरूर बीच बीच में लेते रहेंगे। जैसे हमारे रजत हैं, रजत जो हैं वो भी अच्छा सेशन दे सकते हैं, तो रजत भी कुछ ना कुछ स्पेशलाइज अपने उसमें करें कि उनको लगता है कि सर मैं रिटायरमेंट प्लानिंग पे अच्छा कर सकता हूँ या इस चीज पे अच्छा बता सकता हूँ, तो वो भी तैयार हूँ। सो फ्रेंड्स, और कोई क्वेरी किसी तरह का कोई साथी पूछना चाहते हैं, या फिर हम, क्योंकि टाइम हमारे जो टाइम फ्रेम है पूरा होने जा रहा है, इस मीटिंग को फिर हम क्लोज करते हैं। यदि कोई क्वेरी है तो बताइए। मित्रा जी ने हैंड रेज किया हुआ है, मित्रा जी या तुषार जी, मित्रा जी हैं इनको जी। हेलो जी जी जी, हेलो। हाँ तुषार जी बिल्कुल, सॉरी मित्रा जी, मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, ये जो आज का सेशन नो डाउट बहुत ही अच्छा रहा, पर क्या इतना कनेक्टिविटी, ओवर कनेक्टिविटी था जिसकी जी वजह से तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जी, आप एक काम करिए ना, जो भी प्रेजेंटेशन था ये प्रेजेंटेशन को मेल पे भेज सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल टू सेंड इट? इसकी रिकॉर्डिंग क्योंकि नहीं है, मैं 80% भैया तो को हमें रिकॉर्डिंग दे दूंगा। जी देखिए, वैसे तुषार जी का ये पर्सनल वो है, लेकिन क्योंकि तुषार जी हमारी टीम के ही हैं और वो कहीं ना कहीं हमारा वेल विशर भी हैं हमारी टीम के लिए भी, और तो वो ये कहते हैं ठीक है सर मैं शेयर कर दूंगा। ओके ओके जी ओके, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अनम्यूटेड था, कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई भी नहीं दिया। ओके ठीक है। हाँ रजत, मनीष जी, एक सवाल है कि अगला जो कुछ हमारी ट्रेनिंग होगी ना, कुछ प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर रखो, कि जैसे मतलब काम नहीं हो रही है तो जितने भी हमने आज बात करी हुई था ना, कि कस्टमर के जाने के बाद कस्टमर से मीटिंग सेट हो गई, उसके बाद कस्टमर से क्या बात करनी है। जी जी जी, मेन थोड़ा सेशन अब थोड़ा फोकस इस पे रखो कि कस्टमर्स कहाँ से ढूंढने हैं और वो मीटिंग कहाँ से रखी। मीटिंग के बाद का तो कोई भी संभाल लेता है, जी 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 जी, मीटिंग कहाँ तक प्रोस्पेक्टिंग पहुंचे हैं। हाँ, प्रोस्पेक्टिंग, नए कस्टमर को और खोज कैसे कैसे करना। करना, मीटिंग सेट कैसे करना, बस वहीं तक खेल चाहिए सर। जहां तक मेरी प्रॉब्लम है ना, कि मतलब नए कस्टमर नहीं मिल पा रहे, वो सबसे बिल्कुल बड़ा ठीक। चैलेंज एरिया है किसी भी चलिए, LIC एजेंट के तो लिए। नेक्स्ट सेशन जो लेंगे साथियों प्रोस्पेक्टिंग पे लेंगे। और प्रोस्पेक्टिंग में फिर मैं कहूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ में जो कि मेरे यहाँ पर लिंक में लोग हैं वो आए और बैठे और कहीं ना कहीं मुझे कॉल करके भी बताएं कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग में दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर वो फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है, क्योंकि कोल्ड कन्वेंसिंग में मैं मास्टरी थी बहुत साथियों मेरी, और मैं बार बार ये कहता हूं कि कोल्ड कन्वेंसिंग अगर आपको लगती है तो आप मेरे साथ चलें। मैंने कई बार ग्रुप बनाया भी और एक हमारा ग्रुप काम भी कर रहा है अभी MCD के अंदर। ऐसी दिल्ली पुलिस का एक ग्रुप बनाने की बात हो रही है कि जो साथी इंटरेस्टेड है, इसको एक मिशन के साथ में हम अगस्त के फर्स्ट वीक में ही शुरू कर देंगे। और सैटरडे का हम टाइम रखेंगे कि सैटरडे हम फील्ड में चलेंगे और अनजान लोगों से कैसे बातचीत करनी है वो मैं आपको खुद जो है वहां पर एक्सपीरियंस कराऊंगा। जी, कोई फ्रेंड हमारे कुछ पूछना चाहते हैं? जी हेलो सर, मेरा हाँ आवाज रोजी आ रही मैम, है? बिल्कुल आ रही है। मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूँ सर, अभी मेरे जो याद आया। मैंने जी रिसेंटली क्लाइंट के पास किया था, तो एक क्लाइंट ने मेरे को बोला था कि मान लो कि मैंने इंश्योरेंस ले लिया, तो एक दिन ठीक ऐसे है, टाइम आएगी कि मैंने वो इंश्योरेंस की कुछ लेना चाहती हूँ, कुछ लेना-देना इंश्योरेंस से होगा, तो आप नहीं रहेंगी तो मैं इन लोगों ने कि इंश्योरेंस एजेंट का सिग्नेचर चाहिए, नहीं तो ये कुछ ऐसा कुछ हो गया तो आप कैसे मेरे को वो करवाओगे? मतलब हम बिल्कुल दूसरे ठीक है, स्टेट का मैं है, समझ गया आपका इसलिए क्वेश्चन, मैं समझ गया रोजी मैम। आप ये जानना हाँ, चाह रही हैं कि कस्टमर ने कहा कि सपोज हाँ, मैम आपके साथ ही कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, आप एज ए हुँ, एडवाइजर मेरे पास आए और आपने बोला कि मैम आपके साथ कोई बात हो जाती है, तो पार्टी को तो हमने बता दिया कि अगर आपके साथ मिसहैपनिंग होती है तो क्या होगा।
अगर एज ए एडवाइजर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाता है या आप हमारे लिंक में नहीं रहते तो हम लोगों को सर्विस कहां से मिलेगी? तो उसके लिए आप बोल सकते हैं, आप बोलेंगे सर ऑर्गेनाइजेशन वहीं का वहीं रहता है, LIC ऑफ इंडिया जो है आज वहीं की वहीं है, आपको कुछ नहीं करना। या अगर आपके साथ कोई ब्रेकडाउन होता है और किसी वजह से आप मेरे कांटेक्ट में नहीं है, फॉर एग्जांपल, है ना, तो आपको जो पेपर्स है, आपको ये पेपर्स जो है किसी भी LIC के ऑफिस में जाएंगे आपको पेमेंट मिल जाता है। आज से 15 साल पहले मैम क्या होता था, देखिए क्लाइंट को फेथ चाहिए कि मैं जिससे पॉलिसी करा रहा हूं क्या वो मुझे सर्विस देगा नहीं देगा। आप कॉन्फिडेंट होकर बात कीजिए कि मैम मेरे तो यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट हैं, कई बार हमें थोड़ा सा इस मामले में बोलना भी पड़ता है, तो हम बोल सकते हैं कि सर मेरे इतने क्लाइंट्स हैं और सबको सर्विसिंग दे रहा हूँ, मेरे पास में मैं भी हूँ, मेरा स्टाफ भी है। कोई आपसे पूछ रहा कि आपके स्टाफ में कौन कौन है, आप बोलेंगे कि मेरे पास में स्टाफ भी है जो आपको अच्छी सर्विस देंगे। और अगर मेरे साथ कोई ब्रेकडाउन हो जाता है तो कहीं ना कहीं LIC ऑफ इंडिया तो बैठी है भाई। आज मान लीजिए, जी वैसे इनको भी कहा था कि सर कुछ भी हो जाए मेरे को एक दिन, और आप बोल सकते हैं, देखिए इसमें इनडायरेक्ट में आप बोल सकते हैं सर मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर भी हैं, आप मेरा नंबर दे दीजिए, मेरा कार्ड शेयर कर सकते हैं। देखिए तो आप बोल सकते हैं कि सर मेरे जो सीनियर है मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, आप अगर कोई मेरे साथ कोई बात हो जाती है तो ये ही विल सपोर्ट यू, तो मैं आप मुझसे बात भी करा सकते हैं। है ना सर? मैंने इनको कहा था कि मैं लाइफ तो कुछ अनसर्टन है, मैं कुछ भी हो जाए तो LIC तो है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स पूरा जमा है, वहां से क्लेम भी कर सकते हैं और बहुत कुछ रास्ता है सर, उसके लिए आप चिंता मत करो। मैंने ये जवाब दिया। और दूसरा सवाल ये है कि एक बंदा 50,000 प्रीमियम रखना चाहती हूँ 5 साल के लिए, तो मैंने हम लोग का प्लान में जो भी है उसमें कुछ नहीं है कि 5 इयर्स के लिए प्रीमियम 50,000 रख के उनको, मतलब उनकी बेटा का शादी 5 साल। हम ऐसा ही है कि आप मुझसे आप मीटिंग के बाद में मुझसे ठीक है तो कि 5 ईयर प्रीमियम ही पे करना है हमारे यूली 5 ईयर ही 5 ईयर की बाद वो मैच्योर मतलब मैं लेना आपको बता दूंगा जी। हाँ ठीक है कोई बात। सो और कोई फ्रेंड को किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हैं? सो नाइस सेशन रहा, बहुत जबरदस्त सेशन रहा तुषार जी, और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह का सपोर्ट हम भी आपको देते रहे और आपका भी सपोर्ट हमें मिलता रहे। सो काफी बढ़िया सेशन रहा और आने वाले टाइम में हम इस प्रेजेंस को और अच्छा बढ़ाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके ये जो ट्रेनिंग का पार्ट जो रहा, बहुत जबरदस्त सेशन रहा, उसका लाभ मिल सके। सो थैंक्स फ्रेंड्स आप सभी को। नोट पे आप सबको मतलब मीटिंग क्लोज करना चाहूंगा दोस्तों। इस समय 3:30 बज रहे हैं, टाइम हुआ है 3:30। इस समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो व्यक्ति है वो पॉलिसी ले रहा है, खरीद रहा है। वो क्यों खरीद पा रहा है? कोई रिस्पॉन्ड करेगा क्यों खरीद पा रहा है? मित्रा जी, उसके पास पैसे हैं लेने के लिए नहीं, और कोई रीजन? मीटिंग हो रही है, उसने मीटिंग रखी है, एजेंट मीटिंग कोई ना कोई एजेंट उसके सामने बैठ के उसको समझा रहा है, तो वो खरीद पा रहा है। तो जब पॉलिसी कब बिकती है? जब हम किसी कस्टमर के सामने बैठ के समझाते हैं। तो यही काम आज के बाद आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के सामने बैठ के सारे कंसेप्ट जो भी आपने सीखे हैं तो सभी आपको अच्छा लगा है उसको होता है लाइट। मैंने आज आपके ऊपर लाइट मारी है कि ये कंसेप्ट है। अब आप इसको अपने हिसाब से कैमरा में डालोगे कि मैं इसको कस्टमर को कैसे समझाऊंगा, और एक्शन कब होगा? जब आप कस्टमर के सामने बैठोगे। तो लाइट कैमरा एक्शन जब होता है तो पूरी पिक्चर बनती है। अभी तो केवल लाइट का काम हुआ है, बाकी के पार्ट्स आपको करने हैं। जो इस पार्ट्स को कर जाएगा वो आज की मीटिंग से जो है वो सफल हो जाएगा, ये तो जहाँ है वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो इस नोट पे मैं बंद करना चाहूंगा कि मैंने तो अभी 20-30% अपना काम किया है, बाकी आपको अंडरस्टैंडिंग करके कस्टमर के सामने बैठ के ये सारी चीजें बतानी है, क्योंकि सारी चीजें कस्टमर के सामने बैठ के बताने लायक। एक नोट मैं भी कहना चाहूंगा, तुषार जी ने बहुत बढ़िया बात की। साथियों, जीतेगा वही जो जीतना चाहता है, जीतेगा वही जो जीतना चाहता है। पॉलिसी उसी को मिलेगी जो फील्ड में जाता है, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं घर में बैठा रहूं और मुझे पॉलिसी मिले, तो साथियों मिलेगी तो जरूर, कॉलिंग के थ्रू आपने मीटिंग रखी, लेकिन जाना तो आपको फिर भी फील्ड में पड़ेगा। और कॉलिंग से ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स आज की कंपैरिजन में बात करेंगे तो थोड़ा कम आ गया है।
आज जो टाइम आ गया है वो डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग का भी है, और इसके लिए फिर मैंने आपको वही बताया था मीटिंग के शुरू वाला, या तो खुद जाना होगा या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव रखिए, वो आपके लिए लीड जनरेशन का काम करे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आप मुझसे लिखवा लीजिए कि अगर आप डेली के डेली शेयर करवाते हैं या करते हैं तो आपका बिजनेस जबरदस्त होने वाला है। आप LIC में MGRT, COT कुछ भी ही मिलेगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मीटिंग जो रजत जी ने बोला प्रोस्पेक्टिंग, तो हम प्रोस्पेक्टिंग पे जबरदस्त नए नए टूल देने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि यदि आपने अपनी तरफ से कोई एक्टिविटी की इस एक हफ्ते में, सपोज मेरी इस मीटिंग के बाद में आप ट्यूसडे में कहीं गए तो आपको लगा, तो आप मुझे एक सेल्फी जो है वहां पे जरूर भेजें कि भाई आप वहां पर गए और आपने सर इस डिपार्टमेंट में बात की, तो मुझे लगेगा कि यस आप एक्टिविटी कर रहे हैं। तो एक बार सभी साथी जो है वो फोटो जरूर भेजें कि हम लोगों ने एक्टिविटी की, बेशक रिजल्ट मिला ना मिला कोई बात नहीं, लेकिन हम मूव किया हमने मार्केट में। सो ऑल द बेस्ट साथियों, इस उसके साथ मैसेज के साथ कि सभी साथी सफल होंगे। सो अगेन फिर तुषार जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके ओके, Thank you, थैंक यू, मनीष।